हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज से हम डीबीटी बेट जेआरएफ डीबीटी बेट जेआरएफ 2024 के लिए एक नई सीरीज यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका कि आज हमारा यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर रहेगा। और इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम डीबीटी बेट के हमारे जो पीवाईक्यूज क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं जो कि हमारे डीबीटी के अंदर बार बार पूछे गए हैं, तो उन टॉपिक्स को भी हम इस सीरीज के अंदर कवर करके चलेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम डीबीटी बेट जेआरएफ 2023 का जो हमारा एग्जाम पेपर हुआ था उसका जो सेक्शन ए है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करके चलते हैं। इन क्वेश्चन को करने से पहले एक बार हम जो डीबीटी बेट का हमारा यहाँ पे पेपर होता है, डीबीटी बेट जेआरएफ का, उसका जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न रहता है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप का हमारा यहाँ पे पैटर्न रहता है, किस टाइप से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है, क्या हमारी जनरल कट ऑफ रहती है। तो अगर हम बात करें डीबीटी बेट के लिए, तो इसके अंदर हमारे दो सेक्शन आते हैं। एक हमारा यहाँ पे होता है सेक्शन ए, और एक हमारा यहाँ पे सेक्शन होता है सेक्शन बी, हम इसको यहाँ पे बोल सकते हैं। जो हमारा सेक्शन ए होता है इसके अंदर हमारे टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, और हमें सभी के सभी यहाँ पे अटेम्प्ट करने रहते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें कोई चॉइस नहीं मिलती। ठीक है, जैसे कि अगर हम नेट की बात करें तो उसके अंदर हमारा जो सेक्शन ए होता था उसके अंदर हमें टोटल 20 क्वेश्चन होते थे, जिसमें से हमें 15 को अटेम्प्ट करना रहता था। लेकिन डीबीटी के अंदर जो हमारा सेक्शन ए है इसके अंदर हमारी कोई ऐसी चॉइस हमें नहीं मिलेगी। इसके अंदर हमारे टोटल 50 क्वेश्चन हमें आएंगे, और वे हमें सभी के सभी अटेम्प्ट करने रहते हैं। हर एक जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा वो हमारा 3 मार्क्स का रहेगा, और जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो हमारी 1/3 की होगी। ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर हमारे जो मैक्सिमम यहाँ पे स्कोर हो सकता है वो हमारा कितना होगा, यहाँ पे 150। दूसरा हमारा यहाँ पे आता है सेक्शन बी, जिसके अंदर हमारे टोटल 150 यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से हमें 50 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना रहता है सेम। ठीक है, और यहाँ पे भी एक जो हमारा क्वेश्चन होगा वो हमारा 3 मार्क्स का होगा, तो टोटल हमारे यहाँ पे भी कितने हो गए, 150 मार्क्स हो गए। तो अगर हम यहाँ पे टोटल मार्क्स की बात करते हैं तो टोटल हमारे यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क होंगे डीबीटी एग्जाम के अंदर वो हमारे कितने होंगे, 300। अगर हम जनरल कट ऑफ की बात करते हैं तो ये कट ऑफ हमारी बहुत ज्यादा वेरी करती रहती है। जैसे कि कई बार हमें यहाँ पे जो कट ऑफ है वो हमारी 220 या 230, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो वहां तक भी हमें ये कट ऑफ देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम मैक्सिमम टाइम या फिर एक मॉडरेट लेवल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारी जो कट ऑफ है वो हमारी 180 टू 200 के बीच में रहती है जनरल कैटेगरी के लिए। अब यहाँ पे हमारे जो डीबीटी एग्जाम है उसके अंदर हमारे, जैसे कि अगर हम सीएसआईआर नेट की बात करें तो वहां पे भी हमारे दो लेवल होते हैं, यानी कि हम दो टाइप से क्वालिफाई कर सकते हैं उसको। एक तो हम यहाँ पे नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, या फिर हम वहां पे नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलर यहाँ पे भी हमारी दो इसकी स्टेजेस रहती है। एक हमारा यहाँ पे होता है कैटेगरी 1, और एक हमारा यहाँ पे होता है कैटेगरी 2। अगर हमारा यहाँ पे कैटेगरी 1 क्वालिफाई होता है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, हम इंडिया में कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी में इनरोल कर सकते हैं। और उसके अलावा जो हमारे डीबीटी स्पॉन्सर्ड अगर कोई प्रोजेक्ट है, डीबीटी स्पॉन्सर्ड अगर कोई प्रोजेक्ट रहता है तो उसके अंदर भी वहां पे इनरोल हम कर सकते हैं, वहां पे भी हमें सेम फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी। अगर हम बात करें कैटेगरी 2 के लिए तो वहां पे हमारा क्या होगा, वहां पे हम सिर्फ डीबीटी स्पॉन्सर्ड जो हमारे प्रोजेक्ट रहेंगे हम उनके अंदर इनरोल कर सकते हैं, हम पीएचडी में इनरोल नहीं कर पाएंगे। फेलोशिप यहाँ पे भी सेम होगी। ठीक है, तो कैटेगरी 1 में क्या होगा कि आप वहां पे पीएचडी में इनरोल कर सकोगे, और जो हमारा कैटेगरी 2 होगा वहां पे आप पीएचडी के अंदर इनरोल नहीं कर पाओगे। अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ में कोई ज्यादा यहाँ पे अंतर नहीं रहता। अगर जैसे कि अगर हम यहाँ पे कट ऑफ की बात करें, कैटेगरी 1 की अगर कट ऑफ यहाँ पे 200 मार्क्स की रहती है, ठीक है, तो कैटेगरी 2 के लिए ये हमारी 190 के आसपास इसकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, तो कोई ज्यादा इनके बीच में यहाँ पे डिफरेंस नहीं रहेगा। तो ये हमारा डीबीटी का जनरल एक यहाँ पे पैटर्न रहता है। अगर हम सेक्शन ए की बात करते हैं तो सेक्शन ए के अंदर हमारी जनरल साइंस आएगी। जनरल साइंस का मतलब हो गया जिसके अंदर हमारे जो हमारा जनरल एप्टीट्यूड हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सेक्शन ए की बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड होगा। ठीक है, जिसके अंदर हमारा मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई। ठीक है, इस टाइप के हमारे वहां पे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो हमारे नॉर्मल सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें बायोटेक की, ठीक है, बायोटेक के अंदर भी हमारे यहाँ पे अलग अलग इसके यहाँ पे टॉपिक हो जाते हैं, जैसे कि एनिमल बायोटेक हो गया, प्लांट बायोटेक हो गया, माइक्रोबियल बायोटेक हो गया। ठीक है, इस टाइप से हमारे यहाँ पे अलग अलग जो इसकी, जैसे कि एग्रीकल्चरल बायोटेक हो गया, तो इस टाइप के हमारे यहाँ पे इसके अलग अलग सब्जेक्ट रहेंगे, इसके टॉपिक रहेंगे, तो इसके हमारे क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। उसके अलावा जेनेटिक्स हो गई, इनहेरिटेंस बायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, ठीक है, डेवलपमेंट बायोलॉजी के भी कई बार कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो बायोकेमिस्ट्री है
बायोकेमिस्ट्री हो गई, जेनेटिक हो गई और मोल बायो, इसके क्वेश्चन हमें ज्यादातर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा बायोकेमिस्ट्री हो गया, ठीक है, सेल बायो के भी कई बार कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। और उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे CSIR नेट के अंदर जैसे हमारा मेथड्स इन बायोलॉजी था, जिसके अंदर हमारे डिफरेंट टेक्निक्स इंक्लूड थी, तो उसके क्वेश्चन भी हमें यहाँ पे ज्यादातर देखने को मिलते हैं। ये हमारा सेक्शन ए के अंदर है, ठीक है। जो क्वेश्चन का लेवल रहता है वो कोई ज्यादा, आप जैसे कि अभी हम जो सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे यहाँ पे भी आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन का लेवल है वो हमारा इतना ज्यादा डिफिकल्ट या फिर इतना ज्यादा डीप में हमें नहीं पूछा जाता। एक ओवरव्यू में सब कुछ इन चीजों का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे सेक्शन ए के लिए यहाँ पे हमारा एक जनरल आउटलाइन हो जाती है। जब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे तब हम सेक्शन बी के अंदर हमारे कौन कौन से यूनिट्स रहती है, कौन कौन से हमारे टॉपिक्स आते हैं, उनको भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। अभी यहाँ पे हम ज्यादा टाइम ऐसे कंज्यूम ना करते हुए हम अपने जो आज का टॉपिक है हम उसके ऊपर आते हैं। तो आज के लेक्चर में हम डीबीटी बेट जेआरएफ 2023 के जो हमारा सेक्शन ए है उसके क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इसका हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, रिगार्डिंग थर्मल डिनेचुरेशन दैट टीएम ऑफ ए प्रोटीन डिनोट्स। अब जब हम यहाँ पे प्रोटीन्स के अंदर थर्मल डिनेचुरेशन को पढ़ते हैं तो वहां पे हमारा एक आता है कॉन्सेप्ट टीएम का। टीएम हमारा क्या होता है, अगर हम जनरली इसकी बात करें तो ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट को डिनोट करता है यहाँ पे। वो प्रोटीन के कंसर्न में अगर हम यहाँ पे टीएम की बात करें तो वो हमारा किसको सिग्निफाई करता है, अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में देखते हैं तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे दिया हुआ है मिड पॉइंट ऑफ टेम्परेचर रेंज ओवर विच डिनेचुरेशन अक्कर। तो ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्टली इसको एक्सप्लेन करता है, क्योंकि जब आप डिनेचुरेशन को पढ़ोगे तो वहां पे हमारा जो टीएम का कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें हमारा क्या होता है कि टीएम हमारा वो टेम्परेचर होता है, एक टेम्परेचर रेंज होगा जिसके ऊपर हमारा जो प्रोटीन है ये हमारा यहाँ पे डिनेचुरेशन को शो कर रहा है, ठीक है। तो डी क्या बताता है हमारा टीएम, टीएम हमारा एक वो रेंज को बताएगा, ठीक है, एवरेज रेंज हो जाता है, एवरेज पॉइंट हो जाएगा जहां पे हमारा जो प्रोटीन है वो हमारा डिनेचुरेशन हो जाती है उसकी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी अगर हम यहाँ पे ऑप्शन को देखें, टेम्परेचर एट विच प्रोटीन स्टार्ट डिनेचुरेशन, ये नहीं होगा हमारा, ठीक है। ये एक रेंज को बताता है हमारा टीएम, ठीक है। उसके बाद है टेम्परेचर एट विच प्रोटीन डिनेचुरेशन इज कंप्लीटेड, ये भी हमारा नहीं होगा, बल्कि ये इन दोनों का बीच का जो हमारी रेंज है ना, जहां से हमारी डिनेचुरेशन स्टार्ट हुई है कंप्लीट हुई है उसके बीच की हमारी रेंज को शो करता है यहाँ पे, ठीक है। उसका जो मिड पॉइंट रहेगा, इसका जो मिड पॉइंट होगा ना, ठीक है, ये हमारी यहाँ पे रेंज थी जिसपे डिनेचुरेशन हो रही थी, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो हमारा क्या होता है यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट या फिर टीएम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ हमारे यहाँ पे ऑप्शन है मिनिमम टेम्परेचर एट विच प्रोटीन डज नॉट डिनेचर, तो ये भी हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। यहाँ पे हमारे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी हुई है और उसको हमें यहाँ पे करेक्टली मैच करना है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। यहाँ पे हमें डिफरेंट ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। सबसे पहला हमारे यहाँ पे दिया हुआ है हमें यूक्रोमेटिन। अगर हम यूक्रोमेटिन की बात करते हैं तो यूक्रोमेटिन हमारा क्या होता है, ये हमारा पार्शली डीकंसेंट क्रोमोसोम रहता है, जिसके अंदर जैसे कि यहाँ पे हमारे कंडेंसेशन के हिसाब से दो हमारे यहाँ पे टाइप होते हैं। एक हमारे यहाँ पे होता है यूक्रोमेटिन और एक हमारा होता है हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। क्रोमोसोम कंडेंसेशन के अंदर आपने ये पढ़ा होगा। तो जो यूक्रोमेटिन होती है उसके अंदर हमारा क्या होता है कि पार्शली यहाँ पे हमारा जो क्रोमोसोम है उसकी कंडेंसेशन होती है, पार्शली कंडेंस्ड। और हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर क्या होगा, कंप्लीटली कंडेंस्ड, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं डेंस, बिल्कुल हाईली डेंस्ड, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे पार्शली कंडेंस रहता है तो इसके अंदर जो एक्सप्रेशन है, जीन्स की एक्सप्रेशन है, उसके होने के चांसेस यहाँ पे बने रहेंगे। जीन एक्सप्रेशन यहाँ पे हमारी हाई रहेगी एज कंपेयर टू हेट्रोक्रोमेटिन। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हेट्रोक्रोमेटिन के लिए तो यहाँ पे जो जीन एक्सप्रेशन होगी वो बहुत ज्यादा ही लो होगी, या फिर यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन शो भी नहीं होगी, जीरो ही हो सकती है, ठीक है। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो क्रोमोसोम है वो ऑलरेडी क्या है, बहुत ज्यादा डेंस है, और डेंस होने की वजह से जो यहाँ पे एक्सप्रेशन होनी है जीन की, एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमें डिफरेंट एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, डिफरेंट फैक्टर्स की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब अगर हमारा यहाँ पे क्रोमोसोम ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंडेंस है, ठीक है, तो जो एंजाइम या फिर जो फैक्टर है ट्रांसक्रिप्शन के लिए वो यहाँ पे इसके साथ बाइंड कर ही नहीं पाएंगे जीन्स के साथ, और अगर वो बाइंड ही नहीं करेंगे तो एक्सप्रेशन नहीं होगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो जीन एक्सप्रेशन होती है वो हमारी क्या होगी, यहाँ पे लो होगी, बिल्कुल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे यूक्रोमेटिन के लिए बात करते हैं तो इसके अंदर जो हमारा यहाँ पे सेकंड है वो हमारा क्या है, पार्शियली डीकंजेंस रीजन ऑफ क्रोमेटिन विद एक्टिव जीन रीजन, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे एक्टिवेशन जीन्स की हमें देखने को मिलती है, तो ये इसके लिए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, सेकंड हो गया इसके साथ। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है कंडेंसिन। कंडेंसिन हमारा क्या होता है,
कंडेंसिंग जैसे कि एक हमारा यहाँ पे ये क्रोमेटिड हो गया, तो क्रोमेटिड के अंदर जो हम यहाँ पे कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं ना, तो ये हमारे जो इनकी कंडेंसेशन करवाएगा इस स्ट्रैंड की या फिर इस यूक्रोमेटिन की, वो हमारा कौन कराता है, वो हमारा करवाता है कंडेंसिंग प्रोटीन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कॉलम में देखते हैं, लिंक सिस्टर क्रोमेटिड टुगेदर इमीडिएटली आफ्टर रेप्लिकेशन, ये हमारा किसका काम होता है, ये हमारा काम होता है कोहेसिन का, जो कि हमें यहाँ पे सी के लिए दिया भी हुआ है, तो इसके लिए हमारा यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा। ये हमारा हो ही चुका है। ठीक है, ये भी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हाईली कंडेंस्ड रीजन ऑफ क्रोमेटिन विद इनएक्टिव जीन्स, ये हमारा किसका था, हेट्रोक्रोमेटिन का, तो ये हमारा किसके लिए हो गया, थर्ड के लिए। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे हेल्प इन क्रोमोसोम कंडेंसेशन टू फर्दर रिड्यूस माइटोटिक क्रोमोसोम टू कंपैक्ट बॉडीज, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा कंडेंसेशन के लिए, तो ये हमारे यहाँ पे फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कोहेसिन, कोहेसिन हमारा क्या करता है, जब हमारी रेप्लिकेशन होती है, जैसे कि एक हमारा ये वाला यहाँ पे क्रोमोसोम हो गया, इसकी जब हमारे यहाँ पे रेप्लिकेशन होगी, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे इसकी रेप्लिकेशन होगी, तो इन रेप्लिकेटेड क्रोमेटिड को या फिर सिस्टर क्रोमेटिड को एक दूसरे के साथ जो बाइंड करके रखते हैं ना, ठीक है, वो हमारे कौन करते हैं, जो हमारा कोहेसिन प्रोटीन होगा। ठीक है, ये इसके साथ फर्स्ट के साथ हो गया। हेट्रोक्रोमेटिन के हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ए के लिए हमारा सेकंड, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में देखिए तो सेकंड और थर्ड हमारे एलिमिनेट। देन उसके बाद बी के लिए हमारा यहाँ पे होगा फोर्थ, बी हमारा यहाँ पे फर्स्ट दिया, सॉरी यहाँ पे हमारा फर्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा फोर्थ, तो ये हमारा फोर्थ वाला करेक्ट होगा, ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट। सी के लिए हमारा फर्स्ट, यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट हो गया, तो यानी कि जो हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा, सी के लिए फर्स्ट, डी के लिए 3, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, फिर से हमारे यहाँ पे एक मैचिंग का क्वेश्चन मिलता है हमें। लिस्ट 1 के अंदर हमें यहाँ पे डिफरेंट टर्म दी हुई है, और लिस्ट 2 के अंदर जो ये हमारी टर्म है, ये किसको डिनोट कर रही है, ठीक है, उसके लिए हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच, तो यहाँ पे हमें इनको करेक्ट यहाँ पे मैचिंग बताना है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे दिया हुआ है RCSB, RCSB, RCSB हमारा यहाँ पे क्या होता है, ये होता है रिसर्च कोलैबोरेटरी फॉर स्ट्रक्चरल बायो इन्फॉर्मेटिक। आप इन फुल फॉर्म्स को भी यहाँ पे याद रख सकते हो, कई बार हमारे फुल फॉर्म के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो हमारे यहाँ पे होते हैं RCSB, ये हमारा किसके लिए होता है, ये हमारा होता है फॉर प्रोटीन डाटा बैंक। ठीक है, प्रोटीन डाटा बैंक, जैसे कि जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर वगैरह है, उसके लिए जो हमारे यहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिक या फिर जो डाटा बैंक रहता है, वो हमारा क्या होता है, RCSB। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में देखते हैं, तो RCSB हमारा यहाँ पे किसके लिए रहेगा, ये हमारा होगा यहाँ पे प्रोटीन स्ट्रक्चर डाटाबेस के लिए। ठीक है, ये हमारा हो जाता है यहाँ पे फोर्थ के लिए। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है OMIM। अगर हम यहाँ पे बात करें OMIM के लिए, OMIM, तो OMIM का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन मैन। ठीक है, और ये हमारा किसके रिगार्डिंग होता है, ये हमारा जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस होती है, जिसके अंदर हमारा म्यूटेशन का केस भी आता है। ठीक है, तो उसके लिए जो हमारा यहाँ पे डाटाबेस होता है, वो हमारा क्या होगा, OMIM। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं OMIM के लिए, तो ये हमारा किसके साथ मैच होगा, म्यूटेशन डाटाबेस के साथ, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है थर्ड। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है DDBJ, DDBJ। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होगा DNA डाटा बैंक ऑफ जापान। ठीक है, D, ठीक है, B एंड J। ठीक है, और ये जो DNA डाटा बैंक, DNA यानी कि न्यूक्लियोटाइड, तो ये हमारा किसके लिए होगा, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस के लिए, तो ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट के साथ हो जाता है मैच। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है फ्लाईबेस। जो फ्लाईबेस होता है, वो हमारा किसको यहाँ पे डिनोट करता है, फ्लाईबेस हमारा होता है डाटाबेस फॉर ड्रोसोफिला जेनेटिक्स एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। ठीक है, तो यानी कि अगर हम यहाँ पे फ्लाईबेस की बात करें, तो फ्लाईबेस हमारा किसके लिए डाटाबेस होगा, ये हमारा किसी पर्टिकुलर एक स्पीसीज या फिर एक हमारे कोई पर्टिकुलर जीनस इंडिविजुअल के लिए हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इनमें से देखते हैं लिस्ट 2 के अंदर, तो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक जीनोम डाटाबेस। ठीक है, यानी किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या फिर किसी स्पीसीज के लिए अगर हमारा कोई डाटाबेस होता है, तो उसको हम क्या नाम देंगे यहाँ पे, फ्लाईबेस। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा सेकंड के साथ मैच हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हमारा ए के लिए सेकंड, तो ये हमारा इनकरेक्ट, ए के साथ फोर्थ, तो ये हमारा करेक्ट, ये हमारा इनकरेक्ट, ये भी हमारा इनकरेक्ट, यानी कि बी के लिए 3
और सी के लिए 1 और डी के लिए 2, यानी कि जो हमारा सेकंड ऑप्शन होगा ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग 3, 4, 5 एंड 6 विदाउट एनी रिपीटेशन। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ पे 4 हमें डिजिट दिए हुए हैं, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि इन चारों डिजिट्स का यूज करके हमसे जितने भी नंबर यहाँ पे बन सकते हैं उन सभी नंबर को यहाँ पे हमें बनाना है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि कोई भी हमारा यहाँ पे जो डिजिट है वो हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इनसे नंबर बना के देखते हैं तो एक हमारा हो गया 3456। ठीक है, एक हमारे यहाँ पे हो जाता है 3546। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं 3656। तो इस टाइप से जितने भी हमारे यहाँ पे नंबर बन सकते हैं, ठीक है, वो हमें यहाँ पे नंबर बनाने हैं। हमारा कोई भी यहाँ पे डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हमें क्या करना है कि जितने भी हमारे यहाँ पे नंबर्स बनेंगे, ठीक है, उन सभी नंबर्स का जो यूनिट डिजिट होगा, जो यूनिट प्लेस पे जो हमारा यहाँ पे डिजिट रहेगा, उन सभी का हमें क्या करना है, यहाँ पे सम करना है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इन तीनों नंबर्स के लिए देखते हैं तो इनका जो यहाँ पे यूनिट प्लेस जो जो हमारा यहाँ पे यूनिट डिजिट है उनका जो यहाँ पे सम होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इस तरीके से जितने भी हमारे यहाँ पे नंबर बन सकते हैं उन सभी का हमें यहाँ पे क्या बताना है, सम बताना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक एक करके ये अगर नंबर लिखने लगेंगे तो हमारा यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होने वाला है। तो इसकी बजाय हम यहाँ पे एक शॉर्ट मेथड को यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें यहाँ पे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे इन चारों डिजिट को अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो हमारे पास कितने मैक्सिमम नंबर हम यहाँ पे बना सकते हैं विदाउट एनी रिपीटेशन। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो इन चारों डिजिट का यूज करके हम एक 4 डिजिट का एक नंबर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक हमारा यहाँ पे फर्स्ट डिजिट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट डिजिट की बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इन चारों में से कोई भी यहाँ पे डिजिट आ सकता है। तो यहाँ पे हमारी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, इन चारों नंबर्स की रहेगी। अब यहाँ पे हमने क्या बताया कि यहाँ पे कोई हमारी रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। तो अगर हमारा यहाँ पे कोई नंबर आ जाता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे 3 को लेके चलते हैं, तो अगर मैं इस सेकंड प्लेस की बात करूं, ठीक है, तो इस प्लेस पे हमारे यहाँ पे जो नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी वो हमारे कौन कौन से आ सकते हैं, यहाँ पे हमारा 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है। तो यहाँ पे हमारे कितने रहेंगे, 3 हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे हमारे कितने रहेंगे, 2, और यहाँ पे तो हमारा कोई एक ही आ सकता है फिर। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर्स होंगे वे हमारे कितने हो जाएंगे, इन सभी का मल्टीपल। तो ये हमारे कितने हो गए यहाँ पे 24। तो इसका मतलब क्या होगा कि इन चारों डिजिट को यूज करके हम टोटल 24 नंबर को यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास टोटल 24 है, कितने डिजिट थे हमारे, 4 थे। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं बात करूं यूनिट प्लेस के लिए या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इस पोजीशन की बात करूं, इसके लिए बात करूं, या फिर इसके किसी भी अगर आप यहाँ पे पोजीशन की यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा कि इन चारों डिजिट के पास सेम हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। यानी कि जो हमारे यहाँ पे टोटल कितने हैं, 4 डिजिट है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे टोटल कितने हो जाएंगे, 6। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे ये नंबर है, ठीक है, टोटल 24 हमारे यहाँ पे नंबर बन रहे हैं, उन 24 में से 6 टाइम हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 टाइम हमारे यहाँ पे जो हमारा 3 वाला होगा वो हमारा यहाँ पे आएगा। 6 टाइम क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे 6 टाइम कौन सा आएगा, हमारा 3 वाला आएगा। 6 टाइम हमारा 4 वाला आएगा, यूनिट प्लेस की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, और 6 टाइम हमारे यहाँ पे 5 भी आएगा और 6 टाइम हमारे यहाँ पे 6 भी आएगा। ठीक है, टोटल 24 हो गए ना ये। ठीक है, 6 6 6 24 हो गए। तो 6 टाइम हमारा क्या है, यहाँ पे 3 है, 6 टाइम 4 है, 6 टाइम 5, 6 टाइम हमारे यहाँ पे 6 हो गया। तो अगर हम यहाँ पे 6 टाइम अगर हमारे यहाँ पे 3 आ रहा है तो उनका जो टोटल सम होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6 कितना हो गया यहाँ पे, 18 हो गया। 4 इंटू 6 अगर हम यहाँ पे बात करें तो 24 हो गया। 5 इंटू 6 ये हमारा 30 हो गया, एंड 6 इंटू 6 ये हमारा 36 हो गया। और अगर हम यहाँ पे इन सभी का सम करके चलते हैं तो ये हमारा आता है यहाँ पे 108। यानी कि हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारा थर्ड आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड हैज 2 कायरल सेंटर। कायरल सेंटर क्या होता है, कायरल सेंटर हमारा वो कार्बन सेंटर होता है जिसके साथ हमारे जो 4 यहाँ पे मॉलिक्यूल अटैच है वो चारों के चारों हमारे यहाँ पे डिफरेंट होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमारा V, W, X और Y, ये चारों के चारों हमारे डिफरेंट मॉलिक्यूल है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, यहाँ पे एक कायरल सेंटर। तो यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वेलाइन के लिए, तो वेलाइन के अंदर अगर मैं इस कार्बन की यहाँ पे बात करूँ, इस कार्बन के साथ तो हमारे यहाँ पे 3 तो यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन ही हो गई, और हमने क्या बताया, चारों के चारों हमारे डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारा एक कायरल सेंटर यहाँ पे नहीं होगा। अगर मैं इसकी यहाँ पे बात करता हूँ तो ये हमारा यहाँ पे एक, यहाँ पे हमारा
इस तरीके से। ये अगर हम यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसको हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन हो गया। तो ये दोनों हमारे सिमिलर हो गए, तो ये भी हमारा एक कायरल सेंटर नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इस पोजीशन की यहाँ पे बात करता हूँ तो ये इसके साथ जो हमारे यहाँ पे अटैच रहेंगे, जैसे कि इस तरफ से हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये C3H7, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारा अमोनिया, यहाँ पे हमारा हो जाएगा C OH। तो यानी कि ये हमारा एक कायरल सेंटर हो गया। तो वेलाइन के अंदर हमारे कायरल सेंटर कितने हो गए, एक ही होगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आइसोल्यूशन के लिए, आइसोल्यूशन के अंदर हमारे यहाँ पे कितने रहेंगे, यहाँ पे हमारा ये हाइड्रोजन हो गया डबल, तो ये भी हमारा कायरल सेंटर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा एक कायरल सेंटर ये वाला हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारा मिथाइल हो गया। ठीक है, और अगर हम इस तरफ की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा C2H5 हो गई, यहाँ पे हमारा अलग ग्रुप है, तो यानी कि एक हमारा ये वाला कायरल सेंटर हो जाता है और एक हमारा ये कायरल सेंटर हो गया। तो दो कायरल सेंटर हमारे यहाँ पे आइसोल्यूशन के पास है। अगर हम यहाँ पे मिथेनिन के लिए बात करें तो मिथेनिन के पास हमारे यहाँ पे, अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूं तो यहाँ पे तो हमारे हाइड्रोजन ही है दोनों तरफ, तो ये तो हमारा कायरल सेंटर नहीं होगा। ये वाला अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसके भी हमारे यहाँ पे दोनों तरफ हाइड्रोजन है। ये सिर्फ हमारा एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि हमारे यहाँ पे कायरल कायरल कार्बन की तरह यहाँ पे काम करेगा, या फिर कायरल सेंटर की तरह। अगर मैं इसकी यहाँ पे बात करूँ तो ये तो हमारा चार के साथ अटैच भी नहीं है, क्योंकि एक तरफ से हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया है, एक तरफ से हमारे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल, और एक तरफ से हमारा ये पूरा ग्रुप। तो तीन ही साइड है, हमें कितने चाहिए थी, चार चाहिए थी, तो यहाँ पे सिर्फ हमारा एक ही हमारा कायरल सेंटर है। सिमिलर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ग्लाइसिन के लिए, ग्लाइसिन के अंदर तो हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, बाकी तो हमारे कोई कायरल सेंटर यहाँ पे बनने योग्य है ही नहीं, तो यानी कि यहाँ पे हमारा कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। और ये पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो, ग्लाइसिन के अंदर हमारा कोई भी कायरल सेंटर नहीं होता। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमारा जीरो हो गया। ठीक है, तो मैक्सिमम हमारे किसके अंदर आ रहे हैं, आइसोल्यूशन के अंदर, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, लाइकेन इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन, लाइकेन हमारा किसका रिलेशनशिप होता है, एल्गी एंड फंजाई, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिपिक्ट द बियर लैम्बर्ट लॉ। बियर लैम्बर्ट लॉ हमारा क्या बताता है कि जो हमारे एब्जॉर्बेंस होती है वो हमारे किसके प्रोपोर्शनल रहती है, या फिर किसके इक्वल होती है, वो हमारी होती है जो हमारी मोलर एब्जॉर्बिविटी होती है। ठीक है, कंसंट्रेशन एंड लेंथ, जो पाथ की लेंथ रहती है। ठीक है, तो ये हमारा जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू ई, यानी कि हमारा कोफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी और ये हमारे यहाँ पे जो लेंथ होगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ। पाथ लेंथ बिल्कुल है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा ये। ठीक है, और जो कंसंट्रेशन होगी इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जो सॉरी सी आएगा यहाँ पे। ठीक है, और इनको यहाँ पे कांस्टेंट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करता है, हम यहाँ पे एब्जॉर्बिविटी को, मोलर एब्जॉर्बिविटी को यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट बियर लैम्बर्ट लॉ को शो कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं, एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर एब्जॉर्बिविटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ, ये हमारा इनकरेक्ट होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ है, absorption is directly proportional to molar absorption and path length and inversely proportional concentration के नहीं होता वो। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे absorbance is directly proportional to concentration and inversely proportional to path length, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट, जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ DNP, यानी कि डाइनाइट्रोफिनोल इन ए सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 184.107 mg DNP इन 1 लीटर ऑफ वाटर। और हमें मोलर मास यहाँ पे DNP का दिया हुआ है, वो हमारा कितना है यहाँ पे 184.107 ग्राम पर मोल। ठीक है, यानी कि हमारा यहाँ पे DNP है। ठीक है, और जो DNP है इसका जो मोलर वेट है या फिर मोलिकुलर वेट हो गया वो हमारे यहाँ पे कितना है 184.107 ग्राम पर मोल। ठीक है, और हमने क्या किया, इस DNP को, इसका हमने 184.107, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे हमें mg में दिया हुआ है, mg हमने क्या किया 1 लीटर के अंदर हमने डिसोल्व कर दिया, तो हमें यहाँ पे बताना है कि ये हमारा कितने मोलर का सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे कि अगर हम यहाँ पे जो हमारा DNP है, अगर हम यहाँ पे इसके लिए 1 मोलर का सोल्यूशन अगर हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें यहाँ पे 184.107 ग्राम DNP लेना पड़ता, और वो हमारा 1 लीटर के लिए। ठीक है, तो यानी कि हमारे यहाँ पे क्या हो जाता 184.107, अगर हम यहाँ पे ग्राम में बात करें। ठीक है, तो वो हम कितने, ये हमारा ग्राम में है, तो अगर हम यहाँ पे 1 लीटर में डिसोल्व करें तो वो हमारा कितना हो जाएगा 1 मोलर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हम यहाँ पे mg में वेट ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.184107। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया 184.107, और इसको हम 1 लीटर में डिसोल्व कर रहे हैं,
और हमें यहाँ पे बताना है कि ये हमारा कितने मोलर का सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हमने इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ से हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसके साथ इसको डिवाइड करके चलते हैं तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1000। ठीक है, तो यानी कि 1000 इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो x हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1000। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करके चलते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0.001। ठीक है, मोलर। और अगर हम यहाँ पे 0.001 मोलर को अगर हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं मिली मोलर के अंदर तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 0.001 या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 10⁻³ मोलर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको मिली मोलर में कन्वर्ट करेंगे तो मिली मोलर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 10⁻³ के साथ मल्टीपल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 मिली मोलर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पे हमें मिली मोलर कितना दिया हुआ है 1000, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं जो दूसरी हमारी यहाँ पे यूनिट दी हुई है उसके अंदर इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 10⁻³ मोलर को अगर हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं माइक्रो मोलर के अंदर तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमें मल्टीपल करना पड़ेगा 10⁻6 के साथ। ठीक है, क्योंकि एक मोलर के अंदर हमारा क्या होता है 10⁻6 माइक्रो मोलर होगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10⁻³ माइक्रो मोलर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में देखते हैं तो जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे हमें 1000 यानी कि 10⁻³ माइक्रो मोलर हमें दिया हुआ है, यानी कि यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रोफोफेज। ट्रोफोफेज एक्चुअल में क्या होता है कि जब प्लांट ग्रो करता है तो उस टाइम पे जो प्राइमरी मेटाबोलाइट की जब फॉर्मेशन होती है तो उस फेज को, ठीक है, उस ग्रोथ पीरियड को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं ट्रोफोफेज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल, नहीं ये नहीं होगा। प्रोडक्शन ऑफ टॉपिकल प्रोडक्ट, ये भी नहीं होगा। प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट, बिल्कुल करेक्ट होगा ये। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है वंदे भारत एक्सप्रेस रन्स एट ए स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन 8 आवर आफ्टर ए गुड्स ट्रेन लीव्स द स्टेशन। वंदे भारत ओवरटेक द गुड्स ट्रेन आफ्टर 4 आवर। द स्पीड ऑफ द गुड ट्रेन इज। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ पे जैसे हम इनिशियल पॉइंट या फिर कोई इनिशियल स्टेशन यहाँ पे लेके चलते हैं ए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से हमारी जो वंदे भारत ट्रेन है वो हमारी यहाँ पे डिपार्चर होगी इससे, और जो वंदे भारत की ट्रेन यहाँ पे डिपार्चर हो रही है उसकी जो स्पीड है वो हमारी कितनी होती है 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या होता है कि इस स्टेशन से इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन 8 आवर आफ्टर ए गुड्स ट्रेन, यानी कि यहाँ से पहले क्या हुआ कि यहाँ से कोई गुड्स ट्रेन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हमने, यहाँ से गुड्स ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और उसको यहाँ से निकले हुए कितना टाइम हो गया 8 आवर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो यानी कि वो हमारी किसी इस पर्टिकुलर लोकेशन तक हमारी जो गुड्स ट्रेन है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है कितने टाइम के बाद 8 आवर्स के बाद। ठीक है, अब क्या होता है आफ्टर गुड्स ट्रेन लीव्स द स्टेशन। ठीक है, यानी कि इसके 8 घंटे के बाद हमारे यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारी जो वंदे भारत ट्रेन है वो यहाँ से हमारी डिपार्चर होगी। अब गुड्स ट्रेन तो हमारी यहाँ पे इस जगह तक पहुंच चुकी है 8 घंटे तक, और अब हमारी जो वंदे भारत ट्रेन है वो हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। फिर क्या होता है वंदे भारत ओवरटेक्स द गुड्स ट्रेन आफ्टर 4 आवर। अब 8 घंटे तो ऑलरेडी इसको जा चुके थे यहाँ पे, अब उसके भी 4 घंटे के बाद ये हमारी लगभग इस जगह पे पहुंचेगी। ठीक है, यहाँ पे हमारी गुड ट्रेन पहुंच चुकी है। कितने घंटे हो गए 8 आवर्स तो ऑलरेडी पहले थे। ठीक है, क्योंकि जब ये स्टार्ट हुई थी, और उसके भी 4 घंटे और, यानी कि टोटल 12 आवर्स इसको हो चुके हैं। 12 आवर्स के बाद हमारी जो गुड ट्रेन है वो हमारी जैसे कि हम सपोज करके चलते हैं हमारी सी लोकेशन पे पहुंच चुकी है। ठीक है, और 4 घंटे के बाद क्या होता है यानी कि 8 आवर पहले और 4 आवर्स बाद, यानी कि टोटल 12 आवर्स के बाद क्या होता है कि जो हमारी यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन है वो हमारी इसको ओवरटेक कर रही है यहाँ पे, यानी कि वो सी लोकेशन पे इसको ओवरटेक करेगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पहुंच जाएगी वो लगभग हमारी इसके पास। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी वंदे भारत ट्रेन है उसने क्या किया, जब से ये स्टार्ट हुई उसके 4 घंटे के अंदर ही उसने इसको ओवरटेक कर लिया। ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी थी 120 किलोमीटर। टोटल ये कितनी देर चली है 4 आवर्स, तो इसने टोटल कितना डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया 480 किलोमीटर, क्योंकि ये तो 4 घंटे में इसको ओवरटेक कर लिया ना इसने तो। ठीक है, ओवरटेक द गुड्स ट्रेन आफ्टर 4 आवर, तो यानी कि जो हमारी वंदे भारत है वो हमारी टोटल कितना डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया उसने 480, और सेम डिस्टेंस यहाँ पे जो गुड्स ट्रेन है 12 आवर्स के अंदर 8 आवर ये और 4 आवर वो। ठीक है, तो यानी कि सेम डिस्टेंस उसने क्या कितने में यहाँ पे ट्रेवल किया 12 आवर्स के अंदर, तो उसकी स्पीड कितनी होगी टोटल डिस्टेंस हमारा 480। ठीक है, और कितना टाइम उसने लिया है
गुड्स ट्रेन ने, ये हमारा लिया यहाँ पे 12 आवर, तो यानी कि इसकी जो स्पीड होगी वो हमारी कितनी हो जाती है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यानी कि अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में देखें तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एब इनिशियो डिटर्मिनेशन ऑफ द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पे हमारे डिफरेंट हमें मेथड दिए हुए हैं, उसमें से हमें उस मेथड को यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो कि हम 3D स्ट्रक्चर के लिए, प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन के लिए हम इनिशियल यम को इसको यूज नहीं कर सकते। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट बात करते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, तो इससे तो हम 3D स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये भी हम कर सकते हैं। क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे कन्वेंशनल मास स्पेक्ट्रोस्कोमेट्री की बात करें तो उससे हम मास वगैरह क्या पता लगा सकते हैं, लेकिन जो उसकी 3D स्ट्रक्चर है उसका हम यहाँ पे पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे कैन नॉट पूछा हुआ है, तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारा कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन। ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगी क्योंकि इनका तो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, इमरान रन्स एट 10 miles per hour and complete a trek in 151.2 minutes. His friend Nawaz complete the same trek in 210 minutes, 210 minutes. How fast was Imran running compared to his friend? अब यहाँ पे क्या है कि कोई इमरान है और वो क्या कर रहा है, वो एक ट्रैक को, जैसे कि ये यहाँ पे ट्रैक हो जाता है। ठीक है, अब इमरान क्या कर रहा है, जैसे कि ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है रन करना। ठीक है, तो इमरान क्या कर रहा है, इस पूरे ट्रैक को कितने टाइम में यहाँ पे कवर कर रहा है, 151.2 मिनट्स के अंदर। ठीक है, और वो कितनी स्पीड से यहाँ पे रन कर रहा है, 10 miles per hour। ठीक है, तो पहले तो हमें यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा कि जो हमारा ये पूरा ट्रैक है इसका टोटल जो यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि आगे यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पे हमें जो नवाज के लिए दिया हुआ है ना वो हमें मिनट्स के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम इसको मिनट्स में यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि 1 आवर के अंदर अगर हम यहाँ पे बात करें इमरान के लिए, तो इमरान क्या कर रहा है, 1 आवर के अंदर टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 10 माइल्स। 1 आवर का मतलब क्या हुआ, 60 मिनट। और अगर मैं बात करूं 1 मिनट के अंदर, तो 1 मिनट के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 10/60, यानी कि 1/6 माइल। इतना डिस्टेंस वो 1 मिनट के अंदर कवर कर रहा है। ठीक है, तो उसने टोटल कितना टाइम लिया यहाँ पे इस पूरे ट्रैक को कवर करने के लिए, 151.2 मिनट। ठीक है, तो टोटल यानी कि डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 1/6 इंटू 151.2 माइल्स। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करके चलते हैं तो ये हमारा यहाँ पे आ जाता है 25.2 माइल। यानी कि जो हमारा यहाँ पे ये पूरा ट्रैक है इसका जो टोटल डिस्टेंस होगा वो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25.2 माइल्स। अब सेम इसी ट्रैक को नवाज क्या कर रहा है, 210 मिनट्स के अंदर इसको कवर कर रहा है, तो यानी कि उसकी जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी। अब वो कितना टाइम ले रहा है, 210 मिनट्स। और अगर हम यहाँ पे स्पीड अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना था, 225.2। ठीक है, और टाइम कितना लिया उसने, 210। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करके चलते हैं तो ये हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.12 माइल्स। ठीक है, ये कितना आएगा पर मिनट के अंदर। हमें जो इमरान की यहाँ पे स्पीड दी हुई थी वो किसके अंदर दी हुई है, आवर्स के अंदर, लेकिन हमने इसको मिनट में तो कैलकुलेट कर लिया था। लेकिन हम यहाँ पे ऑप्शंस में देखें तो वो हमें कितने में दिया हुआ है, आवर्स के अंदर। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको आवर्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर 0.12 माइल्स पर मिनट अगर यहाँ पे उसकी स्पीड है, तो अगर इसको हम आवर्स के अंदर कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, ये 0.12 मल्टीप्लाई 60, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे हो जाता है 7.2 माइल्स पर आवर। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें इमरान के लिए तो उसकी स्पीड क्या थी, 10 माइल्स पर आवर, और नवाज की यहाँ पे स्पीड कितनी आई है, 7.2 माइल्स पर आवर। ठीक है, तो यानी कि इनका जो डिफरेंस होगा, जो कि हमें यहाँ पे बताना है हाउ फास्ट इमरान रनिंग, तो वो कितना हो जाएगा, 2.8 माइल्स पर आवर। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी हुई है और हमें यहाँ पे n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन को देखते हैं तो पहले हम यहाँ पे इक्वेशन को लिख लेते हैं, √11 इंटू √11। ठीक है, इसका 1/2 हमें यहाँ पे किया हुआ है, प्लस 9 1/2। ठीक है, इज इक्वल टू n³ प्लस √11 माइनस 340। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पहले चेक करते हैं तो √11 इंटू √11 हमें यहाँ पे गिवन है,
ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसी को अगर हम सोल्व करके चलते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है 11 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों √11 और √11 अगर हम यहाँ पे इनके मल्टीपल करके चलते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है 11 के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया 11 और इसकी पावर हमें कितनी दी हुई है 1/2। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 9 और 9 की भी पावर हमें कितनी दी हुई है 1/2 और 1/2 पावर का मतलब क्या हो जाता है √। ठीक है, तो अगर हम 9 का √, करके चलते हैं तो वो हमारा कितना होगा 3 के इक्वल होगा, तो यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हुआ +3 इज इक्वल टू n³। ठीक है, यहाँ पे हमारा +√3 -340। सेम जैसे हमने यहाँ पे बताया आपको कि पावर अगर हम यहाँ पे 1/2 करके चल रहे हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि ये √ हो गया, तो यानी कि 11 भी हमारा क्या हो गया यहाँ पे √ हो गया, +3 हो गया। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे n को छोड़ के बाकी की इन चीजों को अगर हम यहाँ पे दूसरी तरफ लेके चलते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा -√11, ये हमारा दूसरी तरफ जाके, और ये हमारा +340, ये हमारा n³ के इक्वल। तो अगर हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या है +√11, यहाँ पे हमारा -√11, तो ये हमारा एक दूसरे से कैंसिल आउट, ये हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया 343 इज इक्वल टू n³। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे n³ से अगर हम यहाँ पे अब इसकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा यहाँ पे n³ होगा वो हमारा हो जाएगा 7³ से, तो यानी कि n की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे 7। तो इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्वड इन द प्रोटीन फोल्डिंग। इनमें से हमारा कौन सा एंजाइम प्रोटीन फोल्डिंग के अंदर यूज नहीं हो रहा, तो अगर हम यहाँ पे GRO-EL या फिर GRO-ES कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये तो हमारे सबसे मेजर होते हैं प्रोटीन फोल्डिंग के लिए, तो ये तो हमारे यूज होंगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमेरेज, ये भी हमारा बिल्कुल हो गया, क्योंकि प्रोटीन जब फोल्डिंग होती है तो उस टाइम पे उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो ये तो हमारा यहाँ पे यूज होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है पेप्टाइल प्रोलाइल सिस ट्रांस आइसोमेरेज, ये भी हमारे बिल्कुल यूज होंगे जब हम एक ही हमारी जो चेन रहती है, ठीक है, तो प्रोटीन की फोल्डिंग होती है तो उसके अंदर जो इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो उस टाइम पे भी हमारे सिस ट्रांस आइसोमेरेज हमारे यूज होते हैं, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। लास्ट हमारे यहाँ पे है पेप्टाइडोग्लाइकन ट्रांसपेप्टाइडेज, ये हमारा एंजाइम वहां पे यूज नहीं होता, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या आएगा पेप्टाइड, जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है पेप्टाइड ग्लाइकन ट्रांसपेप्टाइडेज। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ऑर्गन इज नॉट इन पोटेंशियल एक्सप्लांट फॉर टिश्यू कल्चर। हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जो फ्लावर होता है ना वो हमारा एक पोटेंशियल एक्सप्लांट की तरह हम यूज नहीं करते टिश्यू कल्चर के अंदर, तो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा सेकंड आएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है द कॉमन प्रिकर्सर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स फॉर डोपामाइन एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन इज, यानी कि जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर में दिए हुए हैं, डोपामाइन हो गया, एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन के लिए, उनके लिए जो हमारा कॉमन प्रिकर्सर होता है वो इनमें से हमारा कौन सा होगा। अगर हम यहाँ पे डोपामाइन एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन के लिए अगर इनकी सिंथेसिस पाथवे की बात करें तो इसके अंदर हमारा क्या होता है कि सबसे पहले हमारा यहाँ पे होता है फिनाइल एलानाइन, जो कि हमारा कन्वर्ट होता है किसके अंदर, एल टायरोसिन के अंदर, वो फर्दर हमारा यहाँ पे एल डोपा के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, और उससे क्या होगा, एल डोपा से हमारा यहाँ पे पहले डोपामाइन, फर्दर हमारा यहाँ पे नोर एपिनेफ्रिन और फिर हमारा यहाँ पे एपिनेफ्रिन की फॉर्मेशन होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में तो देखते हैं तो इसमें से हमारा यहाँ पे टायरोसिन हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ प्रेजेंटेज ऑफ जूली एंड कमला इज 3:8। हमारे यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ पे एक जूली है और एक है यहाँ पे कमला। ठीक है, और इनकी एज का जो हमें यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है वो हमारा कितना है 3:8। यहाँ पे कितना है 3:8 हो गया। ठीक है, और इस टाइप से अगर हमारा कोई क्वेश्चन आता है एज के रिगार्डिंग रेशियो अगर हमें दी हुई है तो सबसे पहले हमें वहां पे क्या करना है, उन दोनों को हमें यहाँ पे x मान लेना, यानी कि 3x और ये हमारा 8x। ठीक है, फर्दर इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, अब यहाँ पे ना आपको एक चीज और हम यहाँ पे अलग से नोट कर लेते हैं कि जूली की एज हमारी कितनी हो गई यहाँ पे 3:8 और कमला की एज यहाँ पे कितनी हो जाती है 8x। ठीक है, कमला इज 8 ईयर यंगर देन हर ब्रदर राम। अब कमला का यहाँ पे कोई भाई है राम, ठीक है, और कमला क्या है उस भाई से, ठीक है, यानी कि राम से कितने साल छोटी है वो 8 ईयर्स छोटी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि राम की एज यहाँ पे कितनी हो जाएगी 8x + 8। ठीक है, इससे वो राम एक तरीके से क्या हुआ कमला से 8 साल बड़ा हो गया, तो यानी कि राम की एज हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 8x + 8। ठीक है, whose एज आफ्टर 6 ईयर विल बिकम 70, और यानी कि जो राम है ना ये भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कमला की एज राम से
8 से छोटी हो गई, ठीक है, 8 साल कम है, ठीक है। और जो राम है उसकी 6 साल के बाद जो एज है वो कितनी हो जाएगी 70। अभी उसकी एज कितनी है 8x प्लस 8 होगी, 6 साल के बाद कितनी होगी प्लस 6 होगी, और वो टोटल कितनी हो जाएगी 70। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 70 माइनस 14, तो x हमारा यहाँ पे हो जाएगा 56 बाई 4 सॉरी 8, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे हो जाता है 7। तो यानी कि x हमारा यहाँ पे कितना हो गया 7। तो इससे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारा 21, ये हमारा 56 और ये हमारा यहाँ पे 64 हो गया, ठीक है। फर्दर इन्होंने क्या बोला, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ जूलीज मदर, हमें जूली की मदर की एज यहाँ पे बतानी है, ठीक है। और मदर की एज इसकी कितनी है, वूज इज 24 ईयर ओल्डर देन कमला, जो कि कमला से कितनी साल बड़ी है प्लस 24 ईयर वो ज्यादा बड़ी है, ठीक है। कमला की एज कितनी है 56 है, तो अगर हम यहाँ पे 56 के अंदर 24 ऐड कर देते हैं तो वो जूली की मदर की एज होगी, यानी कि वो कितना हो जाएगा 80। तो यानी कि मदर की एज यहाँ पे कितनी होगी 80, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मोलिकुलर वेट ऑफ द पेप्टाइड विद सीक्वेंस ELTTEK फॉलोइंग इट्स बैकबोन साइक्लाइजेशन टू साइक्लिक ELTTEK। मोलिकुलर वेट यहाँ पे हमें डिफरेंट अमीनो एसिड का दिया हुआ है। हमारे पास यहाँ पे 6 अमीनो एसिड का एक पेप्टाइड सीक्वेंस है जिसकी हमने साइक्लाइजेशन करवा दी है, और उसके बाद हमें यहाँ पे इसका मोलिकुलर वेट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है ELT तो हमारा 2 बार हो जाएगा, E हो जाएगा एक बार, और फिर हमारा यहाँ पे K। अगर हम यहाँ पे इनके मोलिकुलर वेट की बात करें तो ई का हमारे यहाँ पे मोलिकुलर वेट कितना है 147, और ये हमारा 2 बार है, यहाँ पे हो गया और यहाँ पे, तो यानी कि ये 2 टाइम, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 294। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है एल का हमारे यहाँ पे मोलिकुलर वेट कितना दिया हुआ है 131। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आ जाता है टी 2 बार है, ये हमारा कितना है 119, ठीक है, तो ये 2 से मल्टीपल 238। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है के, ये हमारा कितना है 146। अगर हम यहाँ पे इनको सम करके चलते हैं तो ये हमारा पे आ जाता है 809 के इक्वल, ठीक है। अब ये तो हमारा क्या हो गया, इनका मोलिकुलर वेट हो गया टोटल। लेकिन जब हमारे यहाँ पे दो अमीनो एसिड के बीच में, क्योंकि यहाँ पे हमें सिंगल अमीनो एसिड का वेट दिया हुआ है, तो जब दो अमीनो एसिड के बीच में हमारे यहाँ पे एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, एक पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो वहां पे एक वाटर का लॉस भी होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे ELTTE अगर इनके बीच में हमारे यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे यहाँ पे 6 टोटल पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन भी होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा लीनियर दिया होता तो हमारे यहाँ पे टोटल कितने मॉलिक्यूल निकलते वाटर वाले 5। लेकिन अगर यहाँ पे साइक्लिक अगर में स्ट्रक्चर दी होती है तो वहां पे क्या होगा कि जितने भी हमारे अमीनो एसिड हो उतने ही हमारे यहाँ पे वाटर का लॉस भी होगा, ठीक है, उतने ही मॉलिक्यूल वाटर का भी लॉस होगा, तो यानी कि 6 वाटर मॉलिक्यूल का हमारे यहाँ पे लॉस होगा। एक अगर हमारे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है तो कितने टोटल मॉलिक्यूलर वेट का लॉस हो गया 18, और 6 अगर होंगे यहाँ पे तो कितना टोटल लॉस हो जाएगा 108। टोटल हमारा वेट कितना आ रहा था इनका 809, जिसमें से 108 का यहाँ पे लॉस, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे कितना बचता है 701, यानी कि जो इसका मोलिकुलर वेट आएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर का वो हमारा कितना हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 701। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन था, टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय, बायोटेक्नोलॉजी टर्म किसने कॉइन की थी, वो था हमारे यहाँ पे कार्ल एरिकी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मार्कर एंजाइम फॉर द लाइसोसोम, लाइसोसोम के अंदर इनमें से हमारा कौन सा हमारा एक मार्कर एंजाइम की तरह काम करता है। अब आपको पता है लाइसोसोम के अंदर हमारा कैसा नेचर होता है, एसिडिक नेचर होगा, तो यानी कि वहां पे हमारा एसिडिक जो हमारे एंजाइम होंगे वो हमें मेजरली वहां पे देखने को मिलते हैं। और फर्स्ट में यहाँ पे क्या दिया हुआ है एसिड फोस्फेटेज, तो यानी कि यही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। बाकी अगर हम यहाँ पे ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है सिग्नल पेप्टाइडेज, और ये हमें किसके अंदर देखने को मिलता है ER के अंदर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है लैक्टेट डिहाइड्रोजन, और ये साइटोसोल के अंदर हमें देखने को मिलता है, साइटोसोलिक एंजाइम होता है ये, ठीक है। तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, कोडोन ऑप्टिमाइजेशन इज एसेंशियल टू, कोडोन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। कोडोन ऑप्टिमाइजेशन जैसे कि अगर हम कई बार क्या होता है कि कोडोन बायसनेस हमें देखने को मिलती है, ठीक है। कोडोन बायसनेस का मतलब क्या हो गया कि डिफरेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर कई बार जब हम यहाँ पे जीन ट्रांसफर करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि जीन ट्रांसफर के टाइम पे जो हमारे कोडोन होते हैं ना उनके जो कोडेड प्रोटीन होंगे, ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारे कोडोन्स होते हैं वे हमारे नियरली यूनिवर्सल होते हैं, तो वो पर्टिकुलर होस्ट में जाने के बाद वहां पे किसी डिफरेंट अमीनो एसिड को कोड ना करे, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा प्रोटीन, यानी कि डिफरेंट अमीनो एसिड को अगर वो कोड करेंगे तो प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा। तो
उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में या फिर उस प्रोटीन जो यहाँ पे प्रोटीन किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर कोड करवाना चाहते हैं, उसके अंदर हमारा कोई चेंज ना आए, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? कोडोन ऑप्टिमाइजेशन। और ये हमारा क्यों जरूरी होगा? ताकि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि उस पर्टिकुलर होस्ट के अंदर जाने के बाद जो हमारा प्रोटीन कंटेंट है, जितना हमें प्रोटीन चाहिए वो हमारा मैक्सिमम हो। क्योंकि अगर हमारा वहां पे जाने के बाद अगर वो पर्टिकुलर उस अमीनो एसिड को कोड कर ही नहीं रहा, यानी कि हमारा प्रोटीन भी चेंज हो गया, यानी कि हमारा जो प्रोटीन हमें चाहिए वो तो हमें प्रोटीन मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए उस प्रोटीन की यील्ड को मैक्सिमम करने के लिए हमारे यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ती है? कोडोन ऑप्टिमाइजेशन की। ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन के अंदर में दिया हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम मैक्सिमाइज प्रोटीन यील्ड इन हेट्रोलोगस होस्ट, यानी कि किसी दूसरे होस्ट के अंदर जाने पे जो हमारा प्रोटीन का यील्ड है वो हमारा मैक्सिमम रहे, इसी के लिए हमारा क्या जरूरी होता है? कोडोन ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है हाउ मच इज 10⁻⁻23 लीटर इक्वल टू। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 10⁻⁻23 लीटर। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली हमारा यूनिट कन्वर्जन का एक क्वेश्चन आया हुआ है, और इसको हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे डिफरेंट यूनिट दी हुई है और उसमें से हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो पहले इन्होंने यहाँ पे ml दिया हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे 10⁻23 को अगर हम यहाँ पे मिलीलीटर के अंदर अगर इसको यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा? 10⁻⁻23 इंटू 10⁻3। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 10⁻⁻20 ml। यहाँ पे हमें -70, तो ये इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है माइक्रोलीटर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 23 इंटू 6, तो ये हमारा हो जाएगा -17 माइक्रोलीटर, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हुआ। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है नैनोलीटर। नैनोलीटर में हमारे यहाँ पे क्या होगा? ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा -9 के साथ, और ये हमारा कितना हो जाएगा? -14, ये -14 नैनोलीटर, और यही हमें यहाँ पे गिवन है, तो यानी कि ये हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है पिकोलीटर। पिकोलीटर में हमारा ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁻23 इंटू 10⁻12, तो ये हमारा -11 होगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे 18 दिया हुआ है, तो ये इनकरेक्ट, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी। डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर हमारा इनमें से कौन सा एंजाइम यूज नहीं होगा? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट डीएनए हेलिकेज, ये तो हमारा बिल्कुल यूज होगा प्राइमेज प्राइमर सिंथेसिस के लिए। डीएनए पॉलीमरेज, ये तो सबसे मेजर है। डीएनए एंडोन्यूक्लियेज, तो ये डीएनए एंडोन्यूक्लियेज हमारा वहां पे यूज नहीं होता, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि हमें नोट पूछा हुआ है, यानी कि ये हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे हमारा इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल हमारा एटीपी सिंथेसिस के अंदर हमारा यूज होगा? ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो उसमें हमारा क्या होता है कि जो हमारा ग्लूकोज होता है वो हमारा कन्वर्ट होता है 2 पायरुवेट के अंदर, और उस टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे 2 फेजेस होते हैं, एक हमारा प्रिपरेटरी और एक हमारा यहाँ पे दूसरा फेज होता है, जिसके अंदर हमारे एटीपी एक्चुअल में हमारे वहां पे सिंथेसिस होते हैं। ठीक है, तो सेकंड फेज के अंदर अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सेकंड फेज के अंदर जो हमारा यहाँ पे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट होता है। ठीक है, उस जब वो हमारा यहाँ पे कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे क्या होगा? एटीपी की सिंथेसिस होगी। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमारा यही होगा। नेक्स्ट हमारा कब होता है? जब हमारे यहाँ पे जो फोस्फेनोल पायरुवेट है वो हमारा कन्वर्ट होता है पायरुवेट के अंदर, तो यहाँ पे भी हमारी एटीपी की सिंथेसिस होगी। ठीक है, तो यानी कि 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट और जो फोस्फेनोल पायरुवेट है वे हमारे क्या करते हैं? यहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया हुआ है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, तो ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है फोस्फोइनोल पायरुवेट, ये भी करेक्ट है। देन है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट, यानी कि ए और सी हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेंगे। तो इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है एसिड रेन इज कोज्ड बाय। एसिड रेन हमारी किसकी वजह से होती है? जो हमारे सल्फर डाइऑक्साइड और जो हमारे नाइट्रोजन ऑक्साइड होंगे। ठीक है, तो यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इनकरेक्ट, हाइड्रोजन इनकरेक्ट, बायोमीथेन इनकरेक्ट, जो हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होंगे। ठीक है, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है द टेन्योर ऑफ ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इन इंडिया इज जनरली। जो इंडिया के अंदर ट्रेडमार्क रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होंगे, उनका जो टेन्योर होता है वो हमारा कितने ईयर का होता है? 10 ईयर का होता है, तो यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है हाउ मच एल्बुमिन मोलिकुलर वेट में यहाँ पे गिवन है कितना? 67,000 डाल्टन मस्ट बी टेकन टू कपल इट विद 1.8 mg एस्पिरिन। मोलिकुलर वेट में कितना गिवन है? 180 डाल्टन इन ए 1:1 मोल बाय मोल रिएक्शन बिटवीन द टू। हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें यहाँ पे एस्पिरिन और
जो एल्ब्यूमिन है इसका मैं मोल के हिसाब से, ठीक है, हमें यहाँ पे रेशो क्या बनानी है, 1:1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे पहले बात कर रहे हैं एस्पिरिन के लिए, तो एस्पिरिन के लिए हमारे यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 1.8 mg, ठीक है। और इसका मोलिकुलर वेट हमें कितना गिवन है यहाँ पे, 180 डाल्टन है। सिमिलर हम यहाँ पे करते हैं एल्ब्यूमिन के लिए। एल्ब्यूमिन के लिए हमें यहाँ पे वेट तो कैलकुलेट करना है, लेकिन इसका मोलिकुलर वेट हमें गिवन है, तो ये हमारा कितना है, 67,000। तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1.8 180 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाता है हमारा 67,000। अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करके चलते हैं तो ये हमारा यहाँ पे 100 और ये इससे यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 670 mg, ठीक है। तो यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ हमें यहाँ पे मैच करके चलना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे लिस्ट 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। तो जो सुंदरलाल बहुगुणा था उनका, जैसे आपको पता होगा, जो हमारा चिपको आंदोलन था उसके अंदर भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। और उसके अलावा इनका जो टहरी बचाओ आंदोलन था तो वहां पे भी इनका एक मेजर रोल रहा था। तो यानी कि जो हमारा ए होगा वो हमारा किसके साथ यहाँ पे मैच होगा, फर्स्ट के साथ। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है राजेंद्र सिंह। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं राजेंद्र सिंह के लिए, तो राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो यानी कि इनका किसके लिए यहाँ पे करेक्ट रहेगा, वाटर कंजर्वेशन के अंदर, तो यानी कि बी हमारा यहाँ पे हो जाता है थर्ड के साथ। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है सलीम अली। सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो इसीलिए ये इनके साथ आएगा हमारा कंजर्वेशन ऑफ इंडियन बर्ड्स, यानी कि सी हमारे यहाँ पे सेकंड के साथ। लास्ट हमारे यहाँ पे है डी, मेनका गांधी। जो मेनका गांधी है उनका एनिमल वेलफेयर के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल देखा गया, तो यानी कि ये हमारा किसके अंदर आएगा, फोर्थ के साथ, ठीक है। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो जो हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन रहेगा, ए के लिए फर्स्ट, बी के लिए 3, सी के लिए 2, डी 4, तो यानी कि यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। यहाँ पे हमें असर्शन और रीजन दिए हुए हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। तो फर्स्ट अगर हम यहाँ पे असर्शन की बात करें तो असर्शन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द सम एंड द डिफरेंस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर 504 and 456. If the sum of the number is 216, then the number are 120 and 96. तो यहाँ पे हमारी डिफरेंट कंडीशन हमें दी हुई है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमें जो नंबर गिवन है वो हमारे कौन कौन से है, 120 एंड 96। तो इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है कि इनका जो सम है वो हमारा कितना है, 216 हो गया, तो ये तो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट होगा, 216 इनका सम है। और फर्दर इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो इनका एलसीएम और जो एचसीएफ उसका जो सम है वो कितना आना चाहिए, 504। तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों का जो एलसीएम अगर हम देखते हैं तो एलसीएम इनका यहाँ पे क्या आएगा, इनका एलसीएम आता है यहाँ पे 480, ये इनका हो गया एलसीएम। और इसका अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ इनका कितना होता है, 24, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसके सम की बात करें तो सम हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 480 प्लस 24, तो ये 504, ये तो करेक्ट है। और जो हमारा यहाँ पे इनका डिफरेंस होगा वो भी हमारा यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है, यानी कि 480 माइनस 24, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 456, ठीक है। तो यानी कि ये भी हम यहाँ पे करेक्ट है, तो यानी कि असर्शन तो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है रीजन, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो अगर हम यहाँ पे इनका जो नंबर्स है 120 इंटू 96, ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम है, एलसीएम हमारे यहाँ पे कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, ठीक है, और जो यहाँ पे एचसीएफ है वो 480 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इनको भी अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो ये भी एक दूसरे के इक्वली रहेंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये इसका 4 टाइम्स है और ये इसका 4 टाइम्स है, तो ये भी एक दूसरे के इक्वल रहेंगे, तो यानी कि ये दोनों ही चीजें हमारी यहाँ पे करेक्ट है, और यही इसके लिए हमारा एक करेक्ट यहाँ पे रीजन हो भी सकता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट में देखते हैं, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नहीं, ये हमारे यहाँ पे सॉरी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन रहेगी ना, क्योंकि दोनों ही हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट भी है और यही रूल इन्होंने यहाँ पे भी अप्लाई किया हुआ है, तो यानी कि ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन रहेगी, तो ये हमारा इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, तो जो हमारा फर्स्ट होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है सैम इन्वेस्टेड 30,000 at 5% per annum on simple interest for 4 years to Shyam. Sam also invested same amount for the same duration and the same rate of interest to the Mohan.
ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या है कि कोई सैम है और उसने दो लोगों को यहाँ पे इंटरेस्ट पैसे दिए हैं, ठीक है। श्याम को दिए उसने सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर और मोहन को दिया उसने कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, सेम अमाउंट सेम ड्यूरेशन के लिए सेम परसेंट पे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हो गई, 30,000 हो गई, ठीक है। कितने रेट पर दिए है, रेट यहाँ पे हो जाता है 5%, और कितने टाइम के लिए, टाइम हमारा यहाँ पे हो जाता है 4 ईयर्स, ठीक है। अब क्या है कि हमें यहाँ पे क्या बताना है, व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हिम इन टू केसेस। श्याम को उसने किस पे दिया है, सिंपल इंटरेस्ट पे, मोहन को किस पे दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इनके अंदर जो इंटरेस्ट का डिफरेंस आएगा वो कितना रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे श्याम के लिए बात करते हैं, तो श्याम के लिए जो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आएगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट होगा 30,000 मल्टीप्लाई जितने परसेंट पे है 5% और कितने टाइम के लिए 4 ईयर, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 100, ठीक है, क्योंकि परसेंट यहाँ पे है ना, तो इसके लिए यहाँ पे 100 डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करके चलते हैं तो ये हमारा यहाँ पे आ जाता है 6,000। तो यहाँ पे जो इसका इंटरेस्ट आया वो हमारा कितना आ जाता है यहाँ पे 6,000। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं मोहन के लिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें मोहन के लिए, तो मोहन के ऊपर कौन सा है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला रहता है, पहले में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी 4 ईयर के बाद कि टोटल कितनी अमाउंट इसको यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम यहाँ पे पर एनुअल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो उसके लिए हमारे यहाँ पे फॉर्मूला होगा पी ब्रैकेट में हमारे यहाँ पे 1 प्लस आर बाई 100 पावर बाई टी, टी हमारा यहाँ पे टाइम। तो यहाँ पे पी हमारा क्या हो जाता है, पी हमारा यहाँ पे है 30,000, ठीक है। 1 बाई आर हमारे यहाँ पे क्या है 5, ये नीचे आर हमारे यहाँ पे रेट हो गया, ठीक है। तो टाइम हमारे यहाँ पे है 4। तो अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करके चलते हैं तो ये हमारे यहाँ पे 30,000, ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 1.05 और टाइम हमारे यहाँ पे है 4, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करें आगे फर्दर, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 30,000 और अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करके चलते हैं इसकी पावर के अकॉर्डिंग तो ये हमारा हो जाता है इंटू 1.2155 और अगर हम यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे कैलकुलेट करके चलते हैं तो ये हमारा हो जाता है 36,465 के इक्वल राउंड, ठीक है। लेकिन ये तो हमारी टोटल अमाउंट हो गई, इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट भी है, यानी कि जो हमारी अमाउंट है ना वो हमारी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। हमें तो यहाँ पे इंटरेस्ट बताना है सिर्फ, तो इंटरेस्ट हमारा क्या आएगा, जो हमारी टोटल अमाउंट माइनस जो प्रिंसिपल अमाउंट है, इसमें से हमारा 30,000 जो कि प्रिंसिपल अमाउंट थी वो मैं यहाँ पे माइनस की, तो ये हमारा कितना हो जाता है, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 6,465 के इक्वल, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात करते थे जो कि श्याम के ऊपर था, वो कितना था यहाँ पे, वो था 6,000 और इसके लिए कितना हुआ यहाँ पे इंटरेस्ट 6,465। तो जो इनका इंटरेस्ट का डिफरेंस आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा -6,000, तो ये हमारा हो जाता है 465 के अराउंड। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में देखते हैं तो कोई भी ऑप्शन इसके लिए हमारा यहाँ पे करेक्ट नहीं है, और जो डीबीटी की ऑफिशियल आंसर की थी उसके अंदर भी इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया हुआ था, ठीक है। तो यानी कि इनमें से हमारा कोई भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं आएगा, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारा कितना आएगा 465, ठीक है। तो यानी कि हमारा यहाँ पे इसके लिए 465 हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए था अगर ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन में दिया होता। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द these organelle sets are generally equipped with their own genome, यानी कि इनमें से हमारा कौन सा सेट ऐसा ऑर्गेनेल का है जिसके अंदर खुद का अपना एक जीनोम है, ठीक है। और जीनोम किस किस के पास होता है, वो हमारा होता है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है, इन तीनों के पास, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट में देखें ER मेरे यहाँ पे दिया हुआ है तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल के पास भी नहीं होता। नेक्स्ट है यहाँ पे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। फोर्थ ऑप्शन है सेंट्रियोल, फिर से इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड अपॉन डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड विद द रिलीज ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, यानी कि जब हमारा यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो उस टाइम पे हमारा कौन सा प्रोडक्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। तो इसके जब यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हम करते हैं तो उस टाइम पे जो यहाँ पे हमारी फॉर्मेशन होती है वो किसकी होती है, फॉर्मिक एसिड की। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पे इन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी द प्रोटीन बाउंड टू द कॉलम कैन बी इल्यूटेड यूजिंग बफर कंटेनिंग। जब यहाँ पे हम एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर, तो उस टाइम पे जो हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल अटैच रहेंगे इन जो हमारे यहाँ पे स्टेशनरी फेज रहता है इसके साथ, जिसको हमने यहाँ पे बाउंड करवा दिया, उसको यहाँ पे रिमूव करने के लिए हम किसका यहाँ पे यूज करते हैं, फ्री लिगेंड्स का,
जो लिगेंड क्या करेंगे, इन जो ये मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच है इनके साथ हमारी बाउंड करेंगे, और बाउंड करने के बाद वो इनको क्या कर देंगे, यहाँ से डिसोशिएट कर देंगे इन वॉल से, ठीक है, जिससे कि ये हमारे यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ टीडीएनए इन एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसियंस। जो हमारा एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर होता है, तो उस टाइम पे जो हमारा टीडीएनए का हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा ये टीडीएनए होता है, नॉर्मली इस टीडीएनए के अंदर, नॉर्मली हमें यहाँ पे बताना है, हमें यहाँ पे यूं नहीं है कि जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली जो हमारा यहाँ पे टीडीएनए होता है, टीडीएनए का इनमें से जो हमें ऑप्शन दिए है इनमें से कौन सा हमारा पार्ट नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऑक्टापाइन की बात करें तो ये तो हमारा इसके अंदर होता है, जो हम ओपाइन सिंथेसिस के लिए जो जीन्स पढ़ते हैं वो हमारे कहाँ पे होते हैं, टीडीएनए के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पे आइसोपेंटाइल ट्रांसफेरेज, ये भी हमारा इसके अंदर होता है। वायरुलेंस जीन जी जो होता है ये हमारा टीडीएनए के अंदर हमें नहीं मिलते। जो हमारे वायरुलेंस जीन्स होंगे, ना सिर्फ जी के लिए, बाकी जो हमारा ए हो गया, विर ए जीन, विर जी, ई, एफ, डी, जो भी हमारे यहाँ पे जीन्स होते हैं ये हमारे टीडीएनए के अंदर नहीं होते, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि हमें नोट यहाँ पे पूछा हुआ है, तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है इंडोल एसिटामाइड हाइड्रोलेज, तो ये भी हमारा इसी के अंदर हमें देखने को मिलता है, यानी कि जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, एज्यूमिंग 100% रिएक्शन एफिशिएंसी, हाउ मेनी कॉपीज ऑफ डबल स्ट्रैंड containing the amplicon will be present in the polymerase chain reaction, यानी कि PCR mixture after 25 साइकिल। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या है कि हमारे पास यहाँ पे एक डबल स्ट्रैंड डीएनए है, और उसके हमने क्या किया, पीसीआर के थ्रू हमने यहाँ पे 25 साइकिल उसके रन करवाए। तो 25 साइकिल के बाद हमें यहाँ पे बताना है कि हमारा जो टोटल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कितने यहाँ पे उसकी कॉपी प्रेजेंट होगी। तो अगर यहाँ पे हमारा एक साइकिल होता है तो उसमें क्या होता है कि 1 × 2 हो जाते हैं। वो फर्दर क्या होगा, वो हमारे फिर से यहाँ पे, जैसे कि फर्स्ट साइकिल में क्या हुआ 1/2 हो गए, सेकंड में क्या होगा फिर से 2 हो गए, डबल होते रहेंगे ना, तो डबल हमारे यहाँ पे होते रहते हैं। तो उसी हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो फर्स्ट साइकिल के बाद क्या हुआ 1, सेकंड के बाद क्या होगा 2⁻², मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा नहीं, ठीक है, मल्टीप्लाई फिर से 2, तो यानी कि 2⁻3 पावर यहाँ पे 4। तो अगर 25 यहाँ पे साइकिल हुए हैं तो वो हमारे कितने हो जाएंगे 2⁻25, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, द कॉमन मेटाबॉलिक प्रिकर्सर ऑफ अमीनो एसिड सच एज प्रोलीन एंड ग्लूटामाइन इज। जो प्रोलीन और जो ग्लूटामाइन होते हैं उसके लिए जो हमारे यहाँ पे कॉमन मेटाबॉलिक प्रिकर्सर रहेगा वो हमारे यहाँ पे कौन सा होता है। तो यहाँ पे हमने प्रोलीन और ग्लूटामाइन के लिए जो हमारे यहाँ पे सिंथेसिस पाथवे रहता है वो हमने यहाँ पे शो किया है, और इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा ग्लूटामाइन और जो प्रोलीन है, ठीक है, इनके लिए जो हमारे यहाँ पे कॉमन प्रिकर्सर रहता है वो हमारा कौन सा होता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 184 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, और एक यहाँ पे स्क्वायर हो गया। इनका जो पैरामीटर है, ठीक है, पैरामीटर का जो इनका यहाँ पे सम आ रहा है, यानी कि इसका जो सर्कमफ्रेंस है, इसका जो सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2πr, इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे ये s है तो इसके जो पैरामीटर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 4s। इनका जो सम है 2πr प्लस 4s, ये हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पे 184, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। इसका जो यहाँ पे डायमीटर है वो हमें कितना गिवन है 28, तो इसका जो रेडियस होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 14, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल एंड स्क्वायर। इनका जो एरिया का जो सम होगा, ठीक है, यानी कि πr² प्लस s², वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसकी हमें रेडियस तो पता है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसका एरिया निकालना चाहें, ठीक है, तो वो तो हम सर्कल का यहाँ पे निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जो स्क्वायर है, स्क्वायर की हमें साइड नहीं पता, तो पहले हमें यहाँ पे स्क्वायर की साइड बतानी पड़ेगी। तो वो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं जो हमें यहाँ पे पैरामीटर गिवन है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2 × पाई, यानी कि 22/7, और आर हमारा यहाँ पे कितना है 14, ठीक है, प्लस ये हमारा जो 4s, ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे है 184, ठीक है, ये हमें यहाँ पे गिवन है कंडीशन। तो अगर हम यहाँ पे जो हमारा पैरामीटर वाला है, अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करके चलते हैं तो ये हमारे यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो गया 88 प्लस 4s इज इक्वल टू 184। तो 4s हमारे यहाँ पे किसके इक्वल हो गया 184 माइनस 88, तो s हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 96/4, यानी कि 24। तो s हमारा यहाँ पे कितना हो गया 24, ये हमारा कितना हो गया 24। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, इन दोनों का जो एरिया है वो हमें यहाँ पे सम करना है उनका। तो पहले हमें यहाँ पे जो सर्कल है उसका अगर हम यहाँ पे एरिया निकालते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा
22/7 इंटू 14 ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको सम करके चलते हैं तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गए 2। तो अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करके चलते हैं तो ये हमारा हो जाता है 616 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारा हो गया सर्कल। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा एस स्क्वायर। एस हमारे यहाँ पे कितना है 24, इसका ये स्क्वायर, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 576 ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके चलते हैं तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे 1192 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, एज रिजर्वोयर हैज टू पाइप्स ए एंड बी, पाइप ए कैन फिल द रिजर्वोयर इन 12 आवर्स, पाइप बी टेक्स 15 आवर्स टू फिल द रिजर्वोयर। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक रिजर्वोयर है ठीक है, और इस रिजर्वोयर को यहाँ पे फिल करने के लिए यहाँ पे हमारे पास दो पाइप है ठीक है। एक यहाँ पे है ए और एक यहाँ पे है बी। ए क्या कर रही है 12 आवर्स के अंदर इसको यहाँ पे फिल कर रही है, बी क्या कर रही है यहाँ पे 15 आवर्स के अंदर इसको यहाँ पे फिल कर रही है ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, देयर इज अनदर वेस्ट पाइप विच कैन एम्प्टी द रिजर्वोयर। यहाँ पे एक और पाइप है जो कि इसको यहाँ पे एम्प्टी कर रही है ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं सी पाइप यहाँ पे हो जाती है जो कि इसको एम्प्टी कर रही है। व्हेन ऑल पाइप्स आर ओपन, अगर हम यहाँ पे तीनों पाइप को ओपन कर देते हैं, जब ये दोनों क्या कर रही है इसको यहाँ पे फिल कर रही है, सी यहाँ पे क्या कर रहा है इसको एम्प्टी कर रहा है ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इन तीनों पाइप को अगर हम यहाँ पे ओपन कर देते हैं तो उससे यहाँ पे क्या हो रहा है, when all the pipe open the reservoir is full in 20 आवर। तो ये हमारा क्या हो रहा है 20 आवर्स के अंदर ये हमारा यहाँ पे कंप्लीटली फिल हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, हाउ लॉन्ग विल द वेस्ट पाइप टेक टू एम्प्टी द फुल रिजर्वोयर, यानी कि जो हमारे यहाँ पे सी पाइप होगी ये इस पूरे भरे हुए रिजर्वोयर को कितने टाइम में खाली करेगी। अब यहाँ पे हमने क्या बताया था कि ए और बी ये हमारी क्या कर रही है इसको यहाँ पे फिल कर रही है, यानी कि ये तो हमारी ऐड हो रही है, और जो सी है वो क्या कर रही है इसको एम्प्टी कर रही है, खाली कर रही है, और फिर भी ये हमारा टोटल कितना टाइम ले रही है 20 आवर। तो अगर हम यहाँ पे इनको 1 आवर के अकॉर्डिंग लेके चले, यानी कि जो हमारी यहाँ पे ए पाइप है ठीक है वो हमारी 1 आवर के अंदर कितना काम कर रही है, अगर ये टोटल 12 आवर के अंदर इसको कंप्लीट फिल कर रही है तो यानी कि 1 घंटे में कितना करेगी 1/12 इसको फिल कर देगी। तो यानी कि ए पाइप ने यहाँ पे टोटल कितना काम किया 1/12 ठीक है। फर्दर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा यहाँ पे बी है जो कि इसके साथ क्या होगा ऐड होगा, तो बी 1 घंटे में यहाँ पे कितना काम करेगी वो हमारी हो जाएगी यहाँ पे 1/15, सिमिलर जैसे हमने ए के लिए यहाँ पे कैलकुलेट किया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है सी। अब सी का हमें यहाँ पे यूं नहीं पता कि ये कितने घंटे में इसको खाली करेगी, तो हम यहाँ पे 1 घंटे के भी इसके हम नहीं बता सकते, तो यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं कि ये एक्स आवर्स के अंदर इसको कंप्लीट फिल कर देगी, तो यानी कि 1 घंटे में ये कितना इसको एम्प्टी करेगी 1/x। और ये टोटल अब कितना टाइम लग रहा है इनको, अगर ये हम एक एक घंटे में इसको कैलकुलेट कर रहे हैं ठीक है, तो इसको 20 आवर्स लग रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना इसको फिल करेंगे 1/20 ठीक है। ये हमारी यहाँ पे इक्वेशन हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन को लेके चलते हैं तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहे तो वो हम यहाँ पे इजिली कर पाएंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं 1/20 को इस तरफ लेके चलते हैं और 1/x को दूसरी तरफ, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/12 प्लस 1/15 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/x ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हमारा 60, ये हमारा 5, ये हमारा 4 माइनस 3 1/x ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करें तो ये हमारा 9 माइनस 3 यानी कि 6/60 इज इक्वल टू 1/x। तो x हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 60/6 तो यानी कि 10, और x हमारा क्या था कि कितने टाइम में जो हमारा यहाँ पे सी पाइप था वो इस पूरे के पूरे भरे हुए रिजर्वोयर को एम्प्टी कर रहा था, तो वो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 ठीक है, यानी कि 10 आवर्स, यानी कि जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है डी एलेनाइन एंड एल एलेनाइन आर, यानी कि जो हमारे डी एलेनाइन और एलेनाइन है वे एक दूसरे के क्या रहेंगे यहाँ पे, सिंपली हमें पता है वो हमारे यहाँ पे क्या होते हैं इनएंशियोमर। इनएंशियोमर का मतलब क्या हो जाता है कि वो एक दूसरे के हमारे यहाँ पे मिरर इमेज नहीं रहेंगे ठीक है, और इनके अंदर जो हमारा यहाँ पे डिफरेंस भी रहेगा वो हमारा किसके अकॉर्डिंग रहता है, जो लाइट इसके ऊपर आएगी वो उसको किस अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे डेविएट करते हैं ठीक है। जैसे कि आपने राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड स्टडी किया होगा तो वही हमारे क्या होते हैं इनएंशियोमर रहते हैं, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। एनोमर हमारे क्या होते हैं, जैसे कि हम साइक्लिक स्ट्रक्चर जब पढ़ते हैं ठीक है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर हमारा क्या होता है कि जो हमारा कार्बन फर्स्ट होता है, कार्बन फर्स्ट के अंदर जो हमारे यहाँ पे OH की हमारे यहाँ पे जो पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे आपने स्टडी किया होगा एक हमारे अल्फा और बीटा कंफर्मेशन हमारी रहती है, और उसी को हम क्या नाम देते हैं एनोमर्स। एक हमारे यहाँ पे है एपिमर। एपिमर हमारे क्या होते हैं, एपिमर हमारे जैसे कि जो हमारे
हम साइक जो लीनियर स्ट्रक्चर की जब हम फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे जो आइसोमर होते हैं, ठीक है, उन आइसोमर के अंदर अगर हमारे कोई सिंपली एक ही पोजीशन, एक ही कार्बन के अंदर, जैसे कि हमारे यहाँ पे ये दो हमारे लीनियर स्ट्रक्चर हो गए, इनके अंदर क्या है कि बाकी तो हमारी जो स्ट्रक्चर है वो हमारी कंप्लीटली सेम है, लेकिन एक हमारा जो कार्बन है ना उस पोजीशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ पे हमारा OH इस तरफ हो गया, H यहाँ पे हो गया, और इस दूसरी स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या किया, OH यहाँ पे हमारा और H यहाँ पे, तो बाकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर यहाँ पे सेम है, सिर्फ यहाँ पे जो चेंज है वो हमारा किस पे है, इस कार्बन के ऊपर है। तो सिर्फ एक ही पोजीशन पे अगर हमारा यहाँ पे चेंज होता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, एपीमर, ठीक है, जो कि हमारे डी या फिर एल लाइन में हमारा ऐसा नहीं देखने को हमें मिलता। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है डाइस्टेरियो आइसोमर। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे एक तरीके के आइसोमर्स ही होते हैं, स्टेरियो आइसोमर होंगे, जिसके अंदर हमारा क्या होता है कि ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल स्ट्रक्चर होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक है। तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहना है वो हमारा कौन सा आएगा, सेकंड, यानी कि एनेंशियोमर्स। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, सीता एंड गीता कैन डू ए पीस ऑफ वर्क टुगेदर इन 12 days if Geeta is 3 times more efficient than Sita, how long will Sita takes to complete the work alone? यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे सीता और एक यहाँ पे गीता, दोनों जब मिलके यहाँ पे काम कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, 12 आवर्स के अंदर अपने काम को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि जो गीता है ना वो सीता से 3 टाइम मोर एफिशिएंट है। अब जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि जो यहाँ पे गीता है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि गीता सीता से 3 टाइम मोर एफिशिएंट है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे गीता है अगर एक काम को x डेज के अंदर वो कंप्लीट कर रही है, ठीक है, तो सीता क्या करेगी, 3x डेज के अंदर इसको कंप्लीट करेगी, यानी कि अगर ये एक दिन के अंदर कर रही है तो ये 3 दिन के अंदर इसको कंप्लीट करेगी। लेकिन अगर ये दोनों मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो ये कितने दिन में कर रहे हैं, यहाँ पे 12 डेज के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने पीछे भी किया था तो सेम यहाँ पे हम वही रूल करते हैं। तो अगर सीता 3x डेज के अंदर किसी काम को कंप्लीट कर रही है तो एक दिन के अंदर वो कितना काम करेगी, वो हमारे करेगी यहाँ पे 1/3x। सिमिलर गीता कितना काम करेगी, वो हमारी करेगी यहाँ पे 1/x, ठीक है। और ये कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं काम को, 12 डेज के अंदर, तो यानी कि एक दिन में ये कितना काम करेंगे दोनों मिलके 1/12, ठीक है। तो यानी कि 1/3x, यानी कि एक दिन में जो सीता ने काम किया, एक दिन में जो गीता ने काम किया, और दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया था, 1/12, क्योंकि 12 डेज के अंदर ये इसको कंप्लीट भी कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहे तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, 3x यहाँ पे हमारा एलसीएम, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 इज इक्वल टू 1/12, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/3x इज इक्वल टू 1/12, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 3x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहे तो वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 48, ठीक है, और x हमारे यहाँ पे 48/3, तो ये हमारा यहाँ पे कितना हो जाता है 16, यानी कि जो हमारे यहाँ पे गीता थी वो कितने दिन में काम को कर रही है 16, और ये कितने दिन में कर रही है यहाँ पे 48, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पे क्वेश्चन में मैं क्या पूछा था, सीता के लिए, ठीक है, तो सीता कितने दिन के अंदर इस काम को कंप्लीट करेगी अकेली, 48 डेज के अंदर, तो यानी कि जो सेकंड ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, हमें यहाँ पे लिस्ट 1 लिस्ट 2 को फिर से मैच करना है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या है, ए ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम द एंडोडर्मल टिश्यू, और जो एंडोडर्मल टिश्यू से अगर हमारा कोई ट्यूमर कोज होता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, कार्सिनोमा, यानी कि ए के साथ हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे है ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम द मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू, और अगर हमारा कोई कनेक्टिव टिश्यू से हमारा यहाँ पे कोई डिजीज ट्यूमर अगर कोज होता है तो उसको हम क्या देते हैं, सार्कोमा नाम, यानी कि फोर्थ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में देखते हैं तो ए के लिए हमारा यहाँ पे थर्ड होना चाहिए, इनकरेक्ट थर्ड, बी के लिए फोर्थ, ये हमारा करेक्ट हो सकता है, ये हमारे यहाँ पे 4 3, ये इनकरेक्ट 3 4, ये भी हमारा करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे है ए ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम द लिम्फोइड, लिम्फोइड से हमारा अगर कोई यहाँ पे डिजीज कोज हो रही है, अगर कोई सॉरी ट्यूमर कोज हो रहा है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, लिम्फोमा, जैसे कि नाम में भी यहाँ पे हमें गिवन है, ठीक है। यानी कि सी के लिए हमारे यहाँ पे फर्स्ट, और लास्ट हमारे यहाँ पे डी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पे सेकंड, यानी कि ल्यूकेमिया होगा, कैंसर सेल्स अराइजिंग फ्रॉम द हेमियोपोटिक सेल्स दैट डू नॉट ग्रो एज ए सॉलिड ट्यूमर, तो वो हमारा कौन सा होता है, ल्यूकेमिया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो जो हमारे यहाँ पे सी सेकंड ऑप्शन है उसमें हमारे यहाँ पे क्या है, सी के साथ हमारा सेकंड, जबकि सी के साथ हमारा फर्स्ट होना चाहिए, जो कि हमारा फोर्थ के अंदर करेक्ट है, तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि जो फोर्थ है वो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, इन ए क्लास द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 65 kg and average weight of girls is 55 kg. If average weight of all students of the class is 62 kg, find the number of girls in the class if boys are 35 in number. अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे कुछ बॉयज दिए हुए हैं और उनका जो एवरेज वेट है वो कितना दिया हुआ है यहाँ पे 65 kg, ठीक है।
तो जैसे हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि बॉयज के जो टोटल नंबर है वो हमारे कितने हो जाते हैं एक्स, ठीक है। तो जो टोटल जितने भी बॉयज है उनका जो टोटल वेट यहाँ पे होगा वो कितना हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे 65 इंटू एक्स, यानी कि 65x। यहाँ पे एक्स बॉयज थे, हर एक का एवरेज वेट 65 है, तो टोटल बॉयज का वेट कितना हो गया 65x। फर्दर उसके बाद अगर हम यहाँ पे गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स हमारे यहाँ पे कितनी है, उनका जो एवरेज वेट है वो भी हमारे यहाँ पे कितना दिया हुआ है 55, ठीक है। इनके नंबर में यहाँ पे सपोज करके चलते हैं वाई, तो इनका जो यहाँ पे गर्ल्स का जो टोटल वेट होगा वो यहाँ पे कितना हो जाता है 55 वाई हो जाएगा, ठीक है। अब फर्दर उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे जो इन्होंने कंडीशन दी हुई है वो हमारी क्या है कि पूरी क्लास का जो एवरेज वेट है ना वो कितना है यहाँ पे 62 kg, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का जो एवरेज वेट आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे 62 kg। अब यहाँ पे हमें बताना क्या है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो यहाँ पे हमें बताने हैं, और इन्होंने यहाँ पे बॉयज के नंबर भी हमें दे दिए, वो कितने दिए हुए यहाँ पे 35। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो बॉयज का जो टोटल वेट होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 65 इंटू 35, और ये हमारा यहाँ पे हो जाता है 2275 के इक्वल, ठीक है। अब फर्दर अगर हम यहाँ पे किसी भी चीज का, जैसे कि जो पूरी की पूरी ये क्लास है, अगर हम यहाँ पे इसका अगर एवरेज वेट अगर हम यहाँ पे निकाल रहे थे, तो एवरेज वेट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम यहाँ पे एवरेज वेट कैलकुलेट करते तो वो क्या होता, जो पूरी की पूरी क्लास है बॉयज प्लस गर्ल्स, ठीक है, उनका जो यहाँ पे टोटल वेट होता, टोटल वेट किसका, बॉयज और गर्ल्स का, डिवाइडेड बाय जो टोटल यहाँ पे बॉयज प्लस गर्ल्स होते हैं, टोटल नंबर इनके जितने भी होते हैं, ठीक है। ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हमें गिवन क्या है, एवरेज हमें यहाँ पे गिवन है, वो हमारा कितना है 62 गिवन है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे टोटल वेट यहाँ पे देखते हैं तो बॉयज का जो टोटल वेट आया है वो कितना आया है 2275, ठीक है। और जो गर्ल्स का टोटल वेट है वो हमने कितना बताया था अभी 55y। और अगर हम यहाँ पे नंबर्स की बात करें तो क्लास के अंदर बॉयज कितने हैं 35, गर्ल्स कितनी है y, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 35 प्लस y, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आ जाती है। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हमारे ये नीचे वाली इक्वेशन है इसको हम ऊपर लेके चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 62 35 प्लस y इज इक्वल टू 2275 प्लस 55, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करके चलते हैं तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाता है, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2170 प्लस 62y इज इक्वल टू 2275 प्लस 55y, ठीक है। y को हम एक तरफ लेके चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा 62y माइनस 55y हो जाएगा, इसको हम दूसरी तरफ लेके जाए, और इसको अगर हम यहाँ पे दूसरी तरफ लेके चलते हैं तो यहाँ पे हमारा 2275 माइनस 2175, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करके चलते हैं तो 7y इज इक्वल टू 105, तो y हमारा यहाँ पे किसके इक्वल हो जाता है 105 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 15। तो यानी कि जो गर्ल्स के यहाँ पे नंबर हो गए वे हमारे कितने हो जाते हैं 15, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 4 ऑफ पेटेंट एक्ट 1970 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेटेंटेबल इन द इंडिया। तो अगर हम यहाँ पे इन चारों में से देखते हैं तो फर्स्ट में यहाँ पे क्या गिवन है, डिस्कवरी ऑफ ए साइंटिफिक प्रिंसिपल। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल की अगर कोई डिस्कवरी होती है तो वो तो बिल्कुल पेटेंटेबल होगी, उसका तो पेटेंट मिल सकता है, तो ये तो हमारा पेटेंटेबल है। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ ए लिविंग थिंग, ये भी हमारी बिल्कुल पेटेंटेबल रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पे है इन्वेंशन रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी, और ये इंडिया के अंदर पेटेंटेबल फिलहाल नहीं है, जो यहाँ पे पेटेंट एक्ट 1970 था उसके अकॉर्डिंग ये हमारा पेटेंटेबल नहीं होता था, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है एक कंप्यूटर प्रोग्राम, तो ये भी एक पेटेंटेबल होता है, फेसबुक वगैरह जो प्रोग्राम यहाँ पे रहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम, वे तो हमारे बिल्कुल पेटेंटेबल होते ही हैं, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, देयर आर टू नंबर सच दैट सम ऑफ थ्राइस ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड द ट्वाइस ऑफ द सेकंड नंबर इज 180। हमारे पास यहाँ पे दो नंबर है, एक हमारे पास x है, एक हमारे पास यहाँ पे y है। इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि अगर हम फर्स्ट नंबर का यहाँ पे थ्राइस कर रहे हैं यानी कि 3 गुना इसका, तो 3x, और सेकंड नंबर का ट्वाइस यानी कि 2y, ठीक है। और अगर हम इनका सम करते हैं तो वो हमारा कितना आ रहा है 180, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, डिफरेंस ऑफ द 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर का 4 टाइम, ठीक है, एंड द ट्वाइस ऑफ द सेकंड, और जो सेकंड है उसका फिर से ट्वाइस, ठीक है। इनका जो डिफरेंस है यानी कि माइनस, वो कितना है यहाँ पे 100 है। तो हमें यहाँ पे बताना क्या है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, इन दोनों नंबर्स का एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट होगा एक्स वाई, वो हमारा कितना यहाँ पे रहेगा, वो हम यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी यहाँ पे इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है उसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, सम करेंगे इनका। तो सम करने से हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 4x,
तो ये हमारा कितना हो गया 7x, 2x सॉरी 2y माइनस 2y, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक दूसरे से कैंसिल आउट, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो गया 280, तो x हमारे यहाँ पे कितना हो गया 280 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हमारा 40। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 180, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हमारा यहाँ पे कितना हो गया है 40 प्लस 2y इज इक्वल टू 180, तो यहाँ पे हमारा 120 प्लस 2y इज इक्वल टू 180, तो यहाँ पे 2y हमारा कितना हो जाएगा 180 माइनस 120, तो y हमारे यहाँ पे कितना हो जाता है 60/2। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 30, तो यानी कि x हमारा कितना आया यहाँ पे 40 और y हमारा कितना आया 30, और अगर हम इन दोनों का मल्टीपल करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1200, यानी कि जो हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम 2 आर एक्सेप्टेड फर्स्ट बाय, यहाँ पे जो हमारा फोटो सिस्टम 2 और 1 हमें यहाँ पे गिवन है, और उसके अंदर ये हमारा एक्चुअल क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं था। ठीक है, यहाँ पे मैं बताना क्या है कि जो हमारा फोटो सिस्टम 2 होता है उससे जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड होता है तो वो सबसे फर्स्ट इनमें से हमारा किसके साथ हमारा एक्सेप्ट होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 की बात करें तो इससे जब हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर जाता है तो वो हमारा सबसे पहले किसके पास जाता है फियोफाइटिन, फियोफाइटिन हमें यहाँ पे गिवन नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद किसके पास जाएगा प्लास्टोक्यूनिन के पास, जो कि हमें यहाँ पे गिवन है, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 1 लाख, एवरी ईयर विलेजर मूव टू सिटीज इन सर्च ऑफ जॉब्स एंड पॉपुलेशन ऑफ द विलेज डिक्रीज बाय 5% पर एनम, हाउ मेनी विलेजर विल माइग्रेट इन 2 ईयर। एक्चुअल में यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन थी 1 लाख थी। ठीक है, और इसमें से क्या हो रहा है हर साल 5% जितनी पॉपुलेशन होगी उसका 5% क्या कर रहा है सिटीज के अंदर माइग्रेट कर रहा है, तो हमें यहाँ पे 2 साल के बाद बताना है कि 2 साल के बाद यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन इस विलेज की रहेगी। तो एक्चुअल में स्टार्टिंग में कितनी थी 1 लाख थी, इसमें से क्या हुआ 5% चले गए, तो अगर हम यहाँ पे 1 लाख का 5% देखते हैं तो वो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका 5%, तो वो हमारे यहाँ पे हो जाता है 5000। ठीक है, तो यानी कि इसमें से 5000 का हमारे यहाँ पे क्या हो गया माइग्रेशन हो गया, तो हमारे पास कितनी बची यहाँ पे 95,000। ठीक है, 1 साल के बाद, लेकिन हमें यहाँ पे 2 साल के बाद बतानी है, तो नेक्स्ट ईयर में क्या होगा जितनी भी हमारी यहाँ पे पॉपुलेशन थी उसका 5% यहाँ पे फिर से चले गए, तो अगर हम यहाँ पे 95 का अगर हम यहाँ पे 5% कैलकुलेट करते हैं, ठीक है 95,000 का 5%, तो ये हमारा कितना हो जाता है यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 4750। ठीक है, तो यानी कि इसमें से भी हमारे अब क्या हो जाएंगे माइनस हमारे 4750 हमारे यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बचेंगे कितने 9025 2G। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा क्या था हाउ मेनी विलेजर विल माइग्रेट, माइग्रेट यहाँ पे कितने हुए हैं वे हमारे यहाँ पे हो गए स्टार्टिंग में हमारे कितने थे 5000, नेक्स्ट हमारे कितने माइग्रेट हो गए 4750, तो टोटल हमारे कितने हुए 9750, यानी कि जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है इको R1 एंजाइम रिकॉग्नाइज द सीक्वेंस GAATTC, यहाँ पे हमारा जो इको R1 एंजाइम है वो हमारा क्या कर रहा है GAATTC इस सीक्वेंस को वो रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, ए स्ट्रेच ऑफ लीनियर डीएनए विद द 6 GAATTC साइट, हमारा यहाँ पे एक स्ट्रेच है डीएनए का, और इसके अंदर क्या है कि हमारी ऐसी जो साइट है जिनके ऊपर हमारा जो इको R1 है वो हमारा कट करता है, इतनी कितनी साइट है ये हमारी है यहाँ पे 6 1 2 3 4 5 6 साइट हो गई। ठीक है, अपॉन डाइजेशन विद द इको R1 विल गिव राइज टू, और अगर हम यहाँ पे इसको कंप्लीटली रजिस्ट कर देते हैं इको R1 के साथ तो हमारे यहाँ पे टोटल कितने नंबर ऑफ हमारे पास यहाँ पे क्या बताना है हमें अपॉन डाइजेशन विल गिव राइज टू, यानी कि हमारे यहाँ पे कितने फ्रेगमेंट हमारे पास यहाँ पे रहेंगे। तो अगर हमारे पास 6 साइट्स थी, ठीक है लीनियर हमारा यहाँ पे लीनियर डीएनए इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है, तो लीनियर डीएनए के अंदर अगर ये यहाँ पे भी कट कर देगा यहाँ पे भी कट करेगा यहाँ पे भी कट करेगा यहाँ पे भी ऑल 6 साइड पे कट करेगा, तो फ्रेगमेंट हमारे पास कौन कौन से हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड 7, तो टोटल कितने यहाँ पे फ्रेगमेंट हुए हमारे पास टोटल 7 फ्रेगमेंट हुए। अब ये तो हमारा हो गया लीनियर के लिए। ठीक है, अगर कई बार हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं वो हमें साइक्लिक डीएनए फ्रेगमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा लीनियर था, अगर वो हमें यहाँ पे देते हैं कोई साइक्लिक अगर हमारा कोई डीएनए है तो उसके अंदर अगर हमारे पास यहाँ पे टोटल 6 साइट होती है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रेगमेंट होंगे वे हमारे कितने होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6।
ठीक है, तो ये चीज आपको वहां पे ध्यान में रखनी है कि अगर हमारा लीनियर डीएनए दिया होता है तो वहां पे क्या होगा कि जितने भी हमारे यहाँ पे साइट होगी उसमें +1 में कर देना, उतने हमारे फ्रेगमेंट बनेंगे। और अगर हमारा कोई सर्कुलर डीएनए होता है, साइक्लिक अगर डीएनए होता है, तो उसमें क्या होगा कि जितने भी हमारे यहाँ पे साइट होंगी, ठीक है, उतने ही हमारे यहाँ पे क्या होंगे, फ्रेगमेंट भी होंगे। तो यहाँ पे हमारा लीनियर था, तो लीनियर में हमें क्या करना है, साइट +1, तो 6 साइट +1 यानी कि 7 फ्रेगमेंट। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ए लार्ज क्यूब विद सरफेस एरिया ऑफ 1536 square centimeter is melted and small cubes each with the surface area of 24 centimeter square are obtained. Find the number of small cubes obtained. यहाँ पे क्या है कि हमारे पास यहाँ पे एक लार्ज क्यूब था इनिशियली, ठीक है, ये हमारा कोई एक लार्ज क्यूब हो गया और इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है, सरफेस एरिया वो कितना गिवन है, 1536 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो इसका एरिया कितना दिया हुआ है हमें, 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हमने क्या कर लिया, मेल्ट किया इसको, और मेल्ट करके इससे हमने छोटे छोटे बहुत सारे क्यूब बना दिए। और हर एक क्यूब का जो यहाँ पे सरफेस एरिया है वो हमें कितना गिवन है यहाँ पे, 24। अब यहाँ पे हमें सिंपली ये बताना है कि इसको जब हमने यहाँ पे मेल्ट करके ये जो स्मॉल यहाँ पे क्यूब बनाए हैं, इनके नंबर हमें बताने हैं कि इसको मेल्ट करके हम कितने यहाँ पे क्यूब बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल इसकी यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वॉल्यूम के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, जो इसकी साइड रहेगी, साइड के लिए हमारा यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या रहेगा, जैसे कि हमारा जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। साइड को, जैसे कि यहाँ पे अगर हम एक ही सरफेस का अगर हम यहाँ पे सरफेस एरिया निकालते इस साइड का, तो वो हमारा कितना होता है, साइड स्क्वायर। अब कितने सरफेस होते हैं क्यूब के, 6 होंगे, तो इसीलिए ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। इसको हमने क्या किया, 1536 के इक्वल रख दिया। साइड स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होगा, 1536 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करके चलते हैं तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है, ये हमारा होगा 2, ये हमारा 5, ये 6, ठीक है। तो जो हमारा s होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, ये हमारा √256, और ये हमारा यहाँ पे हो जाता है 16 के इक्वल। तो यानी कि जो इसका यहाँ पे साइड आएगी वो हमारी कितनी हो जाती है, यहाँ पे 16। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका पहले हमें यहाँ पे टोटल वॉल्यूम बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाता है, 4096 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल। ये हमारा इस वॉल्यूम हो गया इस क्यूब का। सेकंड टाइम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे स्मॉल क्यूब से हमें दिए हुए हैं, तो इसके लिए भी यहाँ पे हमें इसका जो वॉल्यूम होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें साइड की जरूरत पड़ेगी। साइड हमने कैसे निकाली थी अभी, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 24, तो साइड स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 24/6, तो ये हमारा 4, तो साइड हमारी क्या हो गई, 4 के इक्वल। तो अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, 4 क्यूब, यानी कि 4 × 4 × 4, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है, सॉरी ये हमारा यहाँ पे आएगा 2 के इक्वल आएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये साइड स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आया, 4 के इक्वल। तो साइड हमारे किसके इक्वल होगी, 4 का अंडर यानी कि 2, तो ये हमारा 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे 8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हमने इतना टोटल हमारे पास वॉल्यूम था उसको हमने मेल्ट किया और इतने इतने वॉल्यूम के हमने क्यूब बनाए। तो कितने क्यूब बनेंगे, डिवाइड किया, डिवाइड करने से हमारे यहाँ पे कितना आएगा, 512 हमारे यहाँ पे क्यूब्स रहेंगे। तो यानी कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, रेहान मेड ए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए विद द फॉलोइंग सीक्वेंस। यहाँ पे हमारा जो सीक्वेंस है वो हमारा क्या दिया हुआ है, GGATC and T 3', ठीक है। विद विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल स्टैंड विल इट फॉर्म ए वीकेस्ट डुप्लेक्स। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट अलग स्टैंड दिए हुए हैं और यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा स्टैंड इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के साथ हमारा वीकेस्ट डुप्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा। वीकेस्ट डुप्लेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि हमारा कौन सा ऐसा सीक्वेंस रहेगा जो कि इसके साथ हमारा सबसे कम मैच होगा, ठीक है। यानी कि अगर इसके साथ अगर कोई डिप्लेक्स बनाएगा तो यहाँ पे हमें जैसे कि पता है पोलैरिटी हमारी क्या होगी, यहाँ पे 3', यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ए ए टी ए जी एंड ए, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जी आएगा, ये सी आएगा पहले, ठीक है, CCTA, ये हमारा जी और यहाँ पे हमारा ए, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे पोलैरिटी रहनी चाहिए। ये हमारा कब होगा, जब हमारा यहाँ पे परफेक्ट डुप्लेक्स होगा यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा परफेक्ट डुप्लेक्स। लेकिन हमें यहाँ पे परफेक्ट डुप्लेक्स नहीं चाहिए, हमें कौन सा चाहिए वीकेस्ट डुप्लेक्स। यानी कि इस सीक्वेंस से जितनी हमारे यहाँ पे डाइवर्जेंस हमें मिलेगी वही हमारा क्या करेगा यहाँ पे वीकेस्ट डुप्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के लिए, तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें 3'CC, 3'CC ये तो करेक्ट है। TA यहाँ पे TA यहाँ पे GA 5', तो ये तो परफेक्ट वाला हो गया। यहाँ पे मैं वीकेस्ट बताना था तो ये तो हमारा इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 5'AG, 5', अब यहाँ पे हमें इस डायरेक्शन से चेक करना है, ठीक है, तो 5'AG, 5'AG, फिर हमारा 80, यहाँ पे हमारा 80 हो गया, ठीक है। देन उसके बाद CC, यहाँ पे हमारा CC 3', तो ये भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट वाला ही हो गया, तो ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट अब आप 5'AG, 5'AG, दो मैच हो रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद है यहाँ पे AA, यहाँ पे हमारा 80 आना चाहिए, तो यानी कि एक तो यहाँ पे हमारा मैच नहीं कर रहा। फिर उसके बाद है T 3', यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए था C 3', तो ये हमारा मैच नहीं कर रहे ये दोनों भी, तो यानी कि इसके साथ हमारे 3 मैच नहीं कर रहे। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन है 3'CC, 3'CC AA, यहाँ पे हमारा T होना चाहिए था, यहाँ पे इन्होंने A दिया हुआ है, तो ये भी हमारा यहाँ पे मैच नहीं कर रहा। फिर है यहाँ पे GA, यहाँ पे हमारा GA करेक्ट है, तो यानी कि इसके साथ हमारे कितने मैच नहीं कर रहे सिर्फ एक ही। यहाँ पे हमारे कितने मैच नहीं करे 3। हमने क्या बताया था जितने हमारे मैच नहीं करेंगे वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, सबसे ज्यादा जिसके मैच नहीं करेंगे, तो यानी कि जो थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। लास्ट आज का हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डाई कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द फ्लोरोसेंट प्रोब फॉर माइक्रोस्कोपी। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इन चारों डाई में से हम कौन सी डाई को हम माइक्रोस्कोपी के लिए ज्यादा प्रेफर नहीं करते। तो अगर हम यहाँ पे इनमें से देखते हैं तो इनमें से जो हमारा ट्राइपन ब्लू होता है, ट्राइपन ब्लू का हम माइक्रोस्कोपी के अंदर बहुत ही कम यूज करते हैं। वो इसीलिए भी करते हैं क्योंकि ये जो हमारी ट्राइपन ब्लू होती है वो एक्चुअल में क्या होती है कि जो मेम्ब्रेन होती है उसके साथ हमारे यहाँ पे मिक्स होती है, ठीक है। तो इसको हम डेड सेल के लिए तो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम लिविंग सेल के लिए इसको यूज करते हैं तो वो हम वहाँ पे इसको यूज नहीं कर पाते क्योंकि डेड सेल जो होते हैं उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है हमारी वेल इंटैक्ट होगी, और जो ट्राइपन ब्लू होती है वो हमारी कब यहाँ पे मेम्ब्रेन के अंदर एंट्री कर सकती है जब वो सेल हमारा डेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए लिविंग सेल के लिए हम यहाँ पे ज्यादा प्रेफर इसको नहीं करते और इसीलिए हम इसको माइक्रोस्कोप के लिए भी कम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा कौन सा आएगा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ट्राइपन ब्लू वाला, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR, DBT और गेट से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। उसके अलावा आप जैसे हमने यहाँ पे DBT के लिए बात की, अगर आपको गेट लाइफ साइंस से बायोकेमिस्ट्री और बॉटनी के अगर लेक्चर आपको स्टडी करने हैं तो भी आप हमारे चैनल्स के ऊपर हमारे चैनल पे इनके रिगार्डिंग भी वीडियो देख सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।